सो हे गाइस, वेलकम टू नॉट कोड्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को। इस कोर्स में हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे सी प्लस प्लस को, जो कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि क्या होता है, वेरिएबल्स, फंक्शंस क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं। इन सभी को सीखते हुए हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक भी जाएंगे, जहाँ पर हम लोग सीख रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और इस कोर्स को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाकी सभी सी प्लस प्लस कोर्स से अलग बनाने की, क्योंकि सी प्लस प्लस के बहुत सारे कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे या तो आउटडेटेड है या फिर एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे एक्सप्लेन करूं ताकि हर कोई जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में जीरो नॉलेज है ना, वो भी इस कोर्स से सीख सके सी प्लस प्लस। और साथ ही साथ मैं बिल्कुल अपडेटेड नॉलेज देने वाला हूं आपको। और मैं बहुत सारे ऐसे एरर्स को भी इंक्लूड करने वाला हूं, जो तब जब मैं सीख रहा था प्रोग्रामिंग तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं बिल्कुल कोर्सेज के वीडियोस को एकदम 1 to 1 कॉपी भी करता था ना, तो भी मेरे में कुछ ऐसे एरर्स आ जाते थे जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरे पास मेंटर नहीं था कोई। तो मैं आ गया हूँ आपको ऐसे सभी एरर्स को सॉल्व करने के लिए। और आपको जो भी डाउट होता है ना, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस सभी डाउट्स को क्लियर करके मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सो बिना देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज है इंट्रो टू प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 0। अब आप सोच रहे होंगे लेक्चर नंबर 0 क्यों? क्योंकि जनरली हमारा यही परसेप्शन रहा है कि जो भी कोर्सेज जो शुरू होते हैं तो लेक्चर नंबर 1 से शुरू होता है। सो व्हाई दिस लेक्चर नंबर 0? सो इसके पीछे का भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रीज़न है, जो कि रिलेटेड है काउंटिंग से। अब काउंटिंग से कैसे रिलेटेड है तो वो मैं बताता हूँ कि ह्यूमंस जो है कंप्यूटर से थोड़े से अलग तरह से काउंटिंग करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ कि ऊपर से काउंटिंग शुरू करते हुए 4th नंबर के बॉक्स को 4th नंबर के बॉक्स में जो भी लिखा हुआ है नंबर वो आप मुझे बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ऐसे 1 2 3 4, तो 4 में लिखा हुआ है 28। लेकिन यही चीज़ मैं अगर कंप्यूटर को कहता हूँ कि ऊपर से शुरू करते हुए 4 नंबर के बॉक्स में जो नंबर लिखा है वो मुझे बताओ, तो कंप्यूटर ऐसे काउंटिंग नहीं शुरू करता है। कंप्यूटर जो है वो 0 से काउंटिंग शुरू करता है। तो कंप्यूटर के हिसाब से ये होगा 0 1 2 3 एंड देन 4, तो कंप्यूटर 15 बताएगा। लेकिन हमारे हिसाब से 4 नंबर तो 28 होता है। सो ऐसा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है जब भी हम कोड कर रहे होते हैं, तो क्योंकि कंप्यूटर जो है 0 से सारी काउंटिंग शुरू करता है और हम 1 से शुरू करते हैं काउंटिंग। सो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता था एरेज में, स्विचेस में, लूप्स में। ऐसे बहुत सारे जगह पर आपको ऐसे प्रॉब्लम दिख जाएंगे। और पर्सनली मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि मैं बड़े बड़े कोड में अपनी गलतियाँ खोज रहा हूँ कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन पता चलता है कि छोटी सी चीज़ में इसमें गलतियां हैं। तो ये बिल्कुल एकदम एक लाइन में, एक कॉर्नर में लिखा रहता है कहीं पर कोड में, और आपको बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं जाता है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान देना आप शुरू करिए, क्योंकि मैं बता दिया हूँ ये एज अ रिमाइंडर आपको वर्क करेगा कि लेक्चर नंबर 0 से हमारा कोर्स शुरू हुआ है। तो ये यहाँ काउंटिंग के जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं उस सभी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो इस चीज़ को आपने बैक ऑफ द माइंड में रखिए। अब कहाँ यूज़ होने वाला हो आपको, अगर ये कुछ भी नहीं समझ में आया कि कहाँ यूज़ होता है एरे में, लूप्स में, तो कुछ भी नहीं समझ में आया ना, टेंशन मत लो। बस ये याद रखो कि कंप्यूटर जो है 0 से काउंटिंग शुरू करता है, तो ताकि आप जब कोड करेंगे ना तो आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन टुडेज वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग क्या होता है वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग की नीड क्या है और इससे क्या क्या हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ ना कि हर वीडियो में ना लास्ट में कुछ ऐसे इंक्लूड कर दूँ जो कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो और बहुत ही मतलब एस्टॉनिशिंग सा कुछ डिस्कवरी या फिर कुछ ऐसा हो जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे आप सभी को भी। तो वो चीज़ मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा हर वीडियो में। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिटरली बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वाई ओनली सी प्लस प्लस? हम सी प्लस प्लस से ही क्यों शुरुआत करना चाह रहे हैं? क्योंकि भाई ये बिगिनर कोर्स है, तो वाई वी आर स्टार्टिंग विद सी प्लस प्लस? क्या सी प्लस प्लस सबसे ज़्यादा ईजी है सीखना? नहीं, सी प्लस प्लस सबसे ज़्यादा ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो वाई आर वी गोइंग टू स्टार्ट विद सी प्लस प्लस? तो वो भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप अपने डिवाइस को कैसे सेटअप कर सकते हैं। सी प्लस प्लस जो है वो मेनली किसी भी डिवाइस पर रन कर सकता है, आपका विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड, इवन एंड्रॉयड पे भी आजकल ऐसे ऐप्स आ गए जो सी प्लस प्लस आपको रन करवा सकते हैं। सो मैं एंड्रॉयड में और विंडोज़ में सेटअप करना सिखाऊंगा कि कैसे आप सब कुछ सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे अपना पहला कोड और उसे अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि यह क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मेरा कोड जो है वो क्या कर रहा है, हर एक लाइन का इसमें क्या मतलब है और किस तरह से काम कर सकता है। ताकि अगर ये क्यूरियोसिटी होगी तो आप चीज़ों को जल्दी समझेंगे और सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो 1। सो नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग? आखिर प्रोग्रामिंग है क्या? अब देखो, प्रोग्रामिंग के बुकिश डेफिनेशन ना कोई भी गूगल करके सर्च कर सकता है,
और बहुत सारे लोग भी वही बुक की डेफिनेशन ही अपने कोर्सेज में भी बता देते हैं, जिसके कारण समझ नहीं आता है कि आखिर प्रोग्रामिंग है क्या, और उसकी फील नहीं आ पाती है नए बिगिनर्स को, है ना। तो मैं बताता हूँ आखिर बिल्कुल प्रोग्रामिंग क्या है, बिल्कुल एकदम बेसिक से एग्जाम्पल के साथ। सो मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे 1 बॉटल पानी ला के दो, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले किचन में जाएंगे, किचन में आप फ्रिज खोजेंगे, फ्रिज के अंदर आप बॉटल देखेंगे कि बॉटल भरा हुआ है या खाली है। अगर बॉटल भरा हुआ होगा तो आप मुझे डायरेक्टली वो बॉटल ला के दे देंगे, और अगर बॉटल खाली है तो आप जाएंगे वाटर प्योरीफायर के पास, उसे भरेंगे और फिर आप मुझे ला के देंगे। सो हमें तो ऐसा लगता है ना कि काफ़ी ईजी सा टास्क है ना। मैंने कहा आपको पानी की बॉटल ला के दे दो और आपने मुझे ला के दे दिया, आपने सोचा भी नहीं ज़्यादा। लेकिन क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी कि आपको आखिर पता कैसे चला कि पानी की बॉटल फ्रिज के अंदर ही होगी? भाई आपका घर जो बहुत बड़ा है, हो सकता है घर में है भी नहीं पानी की बॉटल, आपका सोसाइटी बहुत बड़ा है, तो इन सभी इतने बड़े लोकेशन में से एग्जैक्टली पानी की बॉटल जो है वो फ्रिज के अंदर ही कैसे होगी, इसका आपको नॉलेज या ये आपको पता कैसे चला? बेसिकली ये आता है इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस कैसे गेन करता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस के द्वारा। हम जैसे अगर मैं बताऊं कि जो बच्चे होते हैं, ह्यूमंस के बच्चे होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें पानी की बॉटल पता भी नहीं है, तो उनमें इंटेलिजेंस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर इंटेलिजेंस आता है, और यही इंटेलिजेंस कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल नहीं होता। देखो ह्यूमंस का क्या है कि वो हर काम को कोशिश करते हैं करने का, लेकिन थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है हर काम को एकदम परफेक्टली, एकदम जिस तरह से मैंने अभी किया उसी तरह से दोबारा करेगा, और बहुत सारे काम को एक ही सेकंड में चुटकियों में करने की काबिलियत रखता है। लेकिन कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता क्या करना है। ह्यूमंस के पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, उसे पता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या करूँगा तो सबका भला होगा, या क्या इनोवेशन करना है। उसे ह्यूमंस के पास ये सब सोचने की शक्ति है, क्षमता है, लेकिन कंप्यूटर के पास ये सब सोचने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं होती है। तो कंप्यूटर के पास कैपेसिटी है वर्क करने की, लेकिन वो माइंड नहीं है। और ह्यूमंस के पास क्या है? माइंड है, जो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे तरीके खोज सकता है, लेकिन बहुत चीज़ें करने की कैपेसिटी नहीं है। अब कैसी चीज़ है भाई? अगर मैं कहूँ बिल्कुल सिंपल सी बात कहूँ कि आप 2 सिंगल डिजिट के नंबर, कोई भी सिंगल डिजिट का नंबर लो, उसे ऐड कर लो, तो आप कोई भी देंगे तो आप बिल्कुल चुटकियों में ऐड करके बता दोगे। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि लाखों आपको रैंडम सिंगल डिजिट के नंबर दिए जाएंगे और उसको ऐड करना है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लाखों बार हम देखो, हमारी चीज़ ये बहुत ईजी है हमारे लिए करना, लेकिन यही चीज़ अगर हम लाखों बार करेंगे ना तो बहुत समय ऐसा आएगा जब हम थक जाएंगे और हमसे गलतियाँ भी होने लगेगी। बिल्कुल ईजी है भाई एकदम। ये तो बच्चों का खेल है ये, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ को करने में गलतियां हो जाएंगी और हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और यही चीज़ अगर मैं कंप्यूटर को कहता हूँ तो कंप्यूटर ऐसे चुटकी बजाते ही सब कुछ कर देगा। सो कंप्यूटर को बिल्कुल पता नहीं होता कि करना क्या होता है, तो कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है, हम उसको बोलेंगे जो मैं कहूँगा कंप्यूटर को ना, वही कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर के पास करना क्या है उसके बारे में उसके पास नॉलेज तो नहीं है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी टू डू द वर्क है। लेकिन उसको जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो काम कर लेता है। सो अगर मुझे कंप्यूटर से पानी की बोतल मंगवानी है तो मैं कंप्यूटर को कहूँगा कि मुझे पानी की बोतल ला कर दो, तो क्या कंप्यूटर पानी की बोतल ला कर दे देगा? सो इसका आंसर है नहीं। तो आप सोचोगे कि भैया आपने अभी कहा कि कंप्यूटर के पास कैपेसिटी टू डू द वर्क है ना, तो अगर मैं पानी की बोतल लाने कहता हूँ तो वो ला देना चाहिए, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन दिया। आपने ही कहा कि अब कंप्यूटर को अगर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उसके हिसाब से काम करके हमें आउटपुट देता है। सो पानी की बोतल क्यों नहीं ला के दे रहा है कंप्यूटर? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के लिए ये क्लियर नहीं है। क्लियर क्यों नहीं है भाई? अब देखो, हमें पता कैसे चला कि पानी की बोतल कहाँ होगी? एक्सपीरियंस के कारण, इंटेलिजेंस के कारण, लेकिन कंप्यूटर के पास तो वो है ही नहीं। तो अगर मैं कह दूँ कंप्यूटर को कि पानी की बोतल ला कर दो, तो वो लाएगा कहाँ से? उसको तो पता ही नहीं है कि पानी की बोतल को खोजना कहाँ है। तो वो पूरे यूनिवर्स में लिटरली खोजना शुरू कर देगा कि पानी की बोतल कहाँ है। हो सकता है कि पानी की बोतल यहाँ हो और कंप्यूटर यहीं से खोजना शुरू करे, उसे 2 सेकंड में मिल जाए। हो सकता है पानी की बोतल वो कोई लाइट ईयर दूर से कहीं खोजना शुरू कर दे। तो कंप्यूटर को ये पता ही नहीं कि खोजना कहाँ से है, इसीलिए वो पूरे यूनिवर्स में खोजने लग जाता है। और उतना ज़्यादा पावर कंप्यूटर के पास है नहीं कि वो पूरे यूनिवर्स में इन्फिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस में खोज सके उस चीज़ को, इसलिए हमें एरर दे देगा कि भाई ये काम हमारे बस की नहीं है। लेकिन कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम करवाना है ना, सो हमें कंप्यूटर को थोड़ा सा स्पेसिफिकली होकर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है।
जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है, सो हम उसे कंफ्यूज कर ही नहीं सकते। अगर हम कंफ्यूज करेंगे तो वो बिल्कुल एरर दे देगा हमें कि भाई ये हमसे तो नहीं होने वाला, जबकि वो कर सकता है, लेकिन हमें उसे कंफ्यूज नहीं करना है। हम ह्यूमंस क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे पानी की बोतल लाने कहा तो हमने देखा कि भाई पानी की बोतल खाली है, तो खाली है तो हम कंफ्यूज हुए या फिर क्या करें इसके साथ। फिर हमने अपनी इंटेलिजेंस लगाई, तो खाली पानी की बोतल का क्या कर सकते हैं, तो सब भर के लाएंगे। तो हमने अपने इंटेलिजेंस से अपने कन्फ्यूजन को ओवरकम किया, लेकिन कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस होती ही नहीं है, सो वो अपने कन्फ्यूजन को ओवरकम नहीं कर पाता है। सो हमें कंप्यूटर को कंफ्यूज नहीं करना होता है। अगर हमें उससे काम करवाना है तो हमें उसे एकदम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। अगर हम कंप्यूटर को बिल्कुल स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन देंगे, एक एक स्टेप बताएंगे कि क्या करना है, तो वो उन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हमें आउटपुट दे देगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यही पानी की बोतल कंप्यूटर से लेनी है, तब क्या करेंगे, हम पहले कंप्यूटर को डिफाइन करेंगे कि देखो भाई मेरा घर कहाँ है, मेरा घर का एड्रेस हम कंप्यूटर को दे देंगे, ताकि कंप्यूटर को पता चलेगा इस पूरे यूनिवर्स में से ये जगह जो है ये मेरा घर है और इसी के अंदर हमें बॉटल को खोजना है। उसके बाद मैं कहूँगा कंप्यूटर को कि गो टू किचन, देन गो टू फ्रिज एंड देन सर्च फॉर द बॉटल, और वहाँ पर अगर उसे बॉटल मिल जाती है देन रिटर्न द बॉटल। तो कंप्यूटर सिंपली समझ गया कि अब उसे पूरे यूनिवर्स में नहीं खोजना है, उसे छोटे से घर में खोजना है, तो उतना पावर उसके पास है। और उसके बाद मैंने स्टेप्स भी बता दिए कि भाई किचन में जाना है, किचन में इससे फ्रिज में जाना है, फ्रिज में बॉटल को सर्च करना है और उसके बाद मुझे बॉटल दे देना है। तो अब कंप्यूटर को मैं कहूँगा ये टास्क करने के लिए, तो कंप्यूटर कर देगा। सो आखिर तो पिछले वाले केस में और इस केस में क्या अंतर हुआ, तो पिछले वाले केस में हमने क्या कहा, कंप्यूटर को डायरेक्टली कह दिया कि पानी की बोतल लेकर आओ। सो कंप्यूटर जो है कंफ्यूज हो गया और उसके पास इंटेलिजेंस है नहीं, तो वो अपने कंफ्यूजन को ओवरकम नहीं कर पा रहा था। और इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, उसी बड़े से टास्क को एक छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दिया। जैसे कि आप भी बताइए, अगर आप अपने छोटे बच्चों को कुछ चीज़ करने में समझाते हो, कुछ बड़ा चीज़ करने में समझाते हो, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स उसे बताते हैं ताकि वो चीज़ जो अच्छे से अचीव कर ले। तो उसी तरह से हमें कंप्यूटर को भी हर काम को करने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में बिल्कुल छोटे और स्पेसिफिक और एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स बताने पड़ते हैं ताकि वो बड़ा सा टास्क कर पाए। सो इस केस में हमने भाई स्टेप्स में तोड़ दिया बड़ा सा काम, तो ईजी हो गया। वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, हमारे हिसाब से तो काफ़ी इजी था टास्क था, लेकिन कंप्यूटर को हिसाब से वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं थी। तो हमने क्या किया, बस उसी टास्क को छोटे छोटे स्पेसिफिक स्टेप्स में तोड़ दिया, और इन स्पेसिफिक स्टेप्स को ही प्रोग्राम कहते हैं। समझे, प्रोग्राम उसे नहीं कहते सिर्फ कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दिया उसे प्रोग्राम नहीं कहते हैं। प्रोग्राम कहते हैं इन सभी स्पेसिफिक स्टेप्स को जो हम देते हैं ना, ये हर एक स्टेप के सेट हो, इसका कलेक्शन अगर बना दे तो इसे हम प्रोग्राम कहते हैं, और इसी को देने के प्रोसेस को ही प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिख दिया, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर गिवन टू द कंप्यूटर बाय द यूजर टू गेट अ पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट। अब हम ये प्रोग्राम उसे कंप्यूटर को क्यों देते हैं, ताकि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिल सके। इस केस में हमें आउटपुट में चाहिए था पानी की बॉटल, तो हमें वो कंप्यूटर पानी की बॉटल ला के दिया, हमने ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए। तो सो हमें कंप्यूटर से कुछ डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, जिसके कारण हम प्रोग्रामिंग करते हैं। समझे, और द प्रोसेस ऑफ गिविंग द कंप्यूटर सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। सिंपल सी बात है। सो ये चीज़ अब समझ गए कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। हमें कंप्यूटर से सम अप कर देते हैं थोड़ा सा कि हमें कंप्यूटर से क्या है, कुछ डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, जिसके कारण कंप्यूटर को हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कि इजीली एग्जीक्यूटेबल हो और कन्फ्यूजन जहाँ पर कंप्यूटर नहीं क्रिएट कर सके, और अच्छे से वो स्टेप्स को फॉलो करके कंप्यूटर हमें एक आउटपुट देता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ इनपुट कंप्यूटर को देना पड़ता है, कई बार इनपुट नहीं देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंप्यूटर को कहूँ कि कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लाओ, तो हम उसे बताएंगे कि भाई ये दुकान का एड्रेस है, इस दुकान पर आपको जाना है और आपको पैसे देने हैं कोल्ड ड्रिंक के, और कोल्ड ड्रिंक लेना है और फिर वापस घर पे आ जाना है, ये घर का लोकेशन, और मुझे कोल्ड ड्रिंक दे देना है। तो इस केस में हमें क्या है, कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ेगा। जैसे कि हम कंप्यूटर को पैसे देंगे ताकि तभी ना वो खरीद पाएगा, वहाँ पर शॉप पे जाके वो पैसे देगा शॉपकीपर को, तभी वो कोल्ड ड्रिंक देगा। और इस केस में जो पानी की बोतल वाला केस है, इसमें हमें कोई इनपुट नहीं देना पा रहा कंप्यूटर को, हमें बस इंस्ट्रक्शन दे दी और कंप्यूटर हमें लाकर पानी की बोतल दे दिया। सो कुछ केसेस में हमें इनपुट देना पड़ता है, कुछ केसेस में हमें इनपुट नहीं देना पड़ता है। समझे, सो इसी ओवरऑल चीज़ को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो मैंने काफ़ी बेसिक से एग्जांपल लेके दिखाया। अब मैं इसमें एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ कि डिज़ायर्ड रिजल्ट यहाँ पर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मैं बार बार डिज़ायर्ड बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कई बार हमें ऐसे रिजल्ट भी मिल जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता। मतलब फॉर एग्जांपल इसी केस की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर कई जगह एरर्स दे सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है घर में किचन ही नहीं हो,
तो कंप्यूटर एरर देगा, किचन में फ्रिज नहीं हो तो कंप्यूटर एरर दे देगा, फ्रिज में बॉटल नहीं है तो कंप्यूटर एरर दे देगा। लेकिन अगर सब कुछ सही है फिर भी हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस केस में हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या है, वो है पानी की भरी हुई बॉटल लेना। लेकिन क्या हो अगर फ्रिज के अंदर जो बॉटल है वो भरी हुई ना होकर वो खाली बॉटल हो, तो कंप्यूटर तो खाली बॉटल ही ला के दे देगा। हमने यहाँ कहा कि बॉटल मिलते ही हमें बॉटल ला के दे दो, हम तो बस कंप्यूटर को इतना ही बताया है। सो कंप्यूटर अपना बिना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए कर देगा। तो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं ना, बग कहते हैं। क्योंकि हमें हमारे हिसाब से जो कोड है वो सही है, हमारे हिसाब से जो प्रोग्राम है वो सही है, लेकिन हमें फिर भी कई कंडीशंस में डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। तो इसे हम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में एक बग है। और इस बग को रिमूव कैसे किया जाता है, हमें प्रोग्राम में थोड़े बहुत अल्टरेशंस करने पड़ते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ करना होगा जिससे कंप्यूटर जो है वो हमें पानी की बोतल भरी हुई ला कर दे। तो वो क्या हम चेंजेस करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो यहाँ पर हम ऐसे चेंजेस करेंगे कि भाई जब बॉटल तो सर्च कर लेना है, जब बॉटल उसे मिल जाता है तो बॉटल चेक करेगा कंप्यूटर की खाली है या भरा हुआ है। अगर बॉटल एम्प्टी है तो वो बॉटल को पहले फिल करेगा और उसके बाद मुझे ला कर देगा, और अगर बॉटल एम्प्टी नहीं है तो मुझे डायरेक्टली बॉटल ला कर दे देगा। तो ये हमारा एक कंप्यूटर का कंप्लीट प्रोग्राम का एक तरह से एग्जाम्पल है, जहाँ पर हमने एक बग फिक्सिंग को भी सीखा। काफ़ी अगर हमें अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, हमारे हिसाब से वो भी कोड सही था, हमारे हिसाब से ये जो पहले वाला कोड है ये भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर केस में हमें अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जिसके कारण से हमें थोड़े से चेंजेस लाएँ। और इसे बग फिक्सिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया और प्रोग्रामिंग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम नीड क्या है, प्रोग्रामिंग की हमें नीड क्या है। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है ना, उसको कुछ पता नहीं होता है, तो हमें उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू चीज़ें बतानी चाहती हैं। अब हम प्रोग्रामिंग से क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो कंप्यूटर को क्या है ना, उसके पास इंटेलिजेंस होती नहीं है, तो हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू कंप्यूटर से चीज़ें करवानी पड़ती है। अब मैंने यहाँ पानी बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल्स लिए हैं और मैंने वो बताया लाखों बार सिंगल डिजिट नंबर को ऐड करना। तो ऐसे केसेस ह्यूमंस के लिए तो बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा समय लगा देता है कोई भी ह्यूमन इन सभी काम को करने में। सो वैसे काम कंप्यूटर बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते ही कर सकता है, समझे। सो फॉर एग्जांपल मैं गूगल की बात कर लूँ, गूगल पे हम बहुत कुछ चीज़ें सर्च करते हैं। सो इमेजिन करो कि गूगल की जगह कोई इंसान होता है, इंसान के पास बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। अगर कोई एक इंसान उसे ज़्यादा जाकर पूछे तो भाई इस चीज़ का मतलब बताओ, तो वो बता देगा। लेकिन मान लो कि उसी में 10,000 1 लाख इंसान एक साथ उससे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करे, तो वो इंसान खुद ही पागल हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा खुद ही, और उसके इन्फॉर्मेशन उसके पास बहुत सारा है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल चलो एक की जगह हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, 10-20 लोग हैं जो बिल्कुल मतलब उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों के लोगों को क्वेश्चंस को वो लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए हम ऐसे ऐसे चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए हम देखें, गूगल का एग्जांपल लिया और हमने बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। ये जो फ़ोन चल रहा है हमारा, वो भी प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही चल रहा है। ये मेरा पीसी है, ये लाइट्स, ये सब कुछ जो है प्रोग्रामिंग के ज़रिए ही अचीव हो पा रही है। ये मैं वीडियो आप तक वीडियो पहुँच पा रही है, ये भी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हो रहा है। ये इंटरनेट आप सर्व कर रहे हैं, ये सब कुछ के पीछे प्रोग्रामिंग और किसी के लिखा हुआ कोड ही रन कर रहा है। बिना कोड के, बिना प्रोग्रामिंग के ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम ही नहीं कर सकता। और प्रोग्रामिंग से हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग से हम किसी भी चीज़ में, किसी भी बेजान पड़ी चीज़ में ना फंक्शनैलिटी भी ऐड कर सकते हैं और साथ ही साथ डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे इस माउस का एग्जांपल ले लो, तो इसका जो पीछे का सेंसर है इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है। तो उस सेंसर में जो मैंने प्रोग्रामिंग करी है कि भाई इस तरह से आपको डेटा लेना है और इस तरह से आपको माउस का कर्सर मूव करना है, तो वो प्रोग्रामिंग तो इसमें फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है। लेकिन इसका जो लाइट है, वो लाइट किस तरह से ग्लो कर रहा है उसकी भी प्रोग्रामिंग करी हुई है और वो इसमें डिज़ाइन ऐड कर रहा है। तो हम प्रोग्रामिंग के जरिए क्या है ना, डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी दोनों किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। और हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस में ना प्रोग्रामिंग का बहुत 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 अहम रोल होता है। बिना प्रोग्रामिंग के कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं वर्क कर सकता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। सो यहाँ को पहले स्लाइड को बाद में पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। सो मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर को बताने के लिए ना हमें बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ता है। एक एक इंस्ट्रक्शन जो है हमें एकदम क्लियरली देने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करेंगे तो कंप्यूटर जो है कन्फ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर दे रहे हो, बिल्कुल ही एकदम क्लियरली कंप्यूटर को समझा रहे हो और फिर भी कंप्यूटर हमारी बात ना समझे?
हम ह्यूमंस के केस में भी ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको हिंदी नहीं समझ में आती है और मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, तो आपको कैसे समझेंगे? हो सकता है हिंदी के अलावा आपको कोई और लैंग्वेज आती हो और मैं बिल्कुल कोई काम करने के लिए एकदम स्पेसिफिकली एक एक स्टेप बता रहा हूँ, पॉइंट करके बता रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आपको हिंदी आती ही नहीं, तो आप मेरे बात को समझोगे कैसे? सो यहाँ पर हमें प्रोग्राम को लिखना एक बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक वे में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें लैंग्वेज का भी ध्यान देना पड़ता है। लैंग्वेज का ध्यान इसलिए देना पड़ता है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस। भाई इंडिया में ही हमारे कितने सारे लैंग्वेजेस स्पीक किए जाते हैं भाई, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग, हर जगह अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो हमें जहाँ जैसा काम करवाना है हमें वैसा ही लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। सो कंप्यूटर में भी ऐसा ही है। कंप्यूटर में जस्ट लाइक न्यूमरस ह्यूमन लैंग्वेजेस, सो इज़ द केस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बहुत सारे ह्यूमन लैंग्वेजेस की ही तरह। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो जो पहला होता है वो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। सो ये बेसिकली क्या होता है ना, बाइनरी लैंग्वेज होता है। अब मैंने बताया, देखो प्रोग्रामिंग के बारे में मतलब बता दिया। अब कंप्यूटर जानते हैं कौन सा भाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोल रहे हैं भैया, अगर ये सिर्फ बाइनरी समझ रहा है तो हम बाइनरी सीखेंगे, सी प्लस प्लस क्यों सीख रहे? सी प्लस प्लस तो हमारा कंप्यूटर समझेगा ही नहीं। बताता हूँ कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की चीज़ों को समझता है। 0 और 1 में वो सिग्नल इनपुट भी लेता है और 0 और 1 में सिग्नल आउटपुट भी देता है। 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 और 1 का मतलब बेसिकली ऑफ और ऑन। हो कंप्यूटर से आपने एक सर्किट कनेक्ट कर दिया, यहाँ स्विच है, स्विच को अगर ऑफ रखा तो कंप्यूटर में करंट नहीं जा रहा है, तो कंप्यूटर समझेगा कि भाई 0 का सिग्नल मिल रहा है मुझे। और कंप्यूटर स्विच को ऑन कर देंगे तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी का सिग्नल जाएगा और कंप्यूटर समझेगा चलो मुझे 1 का सिग्नल मिल रहा है। सो इसी 0 1 0 1 0 1 के सीक्वेंस से ही कंप्यूटर बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब लो लेवल यानी हार्डवेयर से सबसे ज़्यादा नज़दीक यही लैंग्वेज होता है। और इस लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए आप कुछ नहीं, एक स्विच लो, बैठ के ऐसे ऐसे करते रहो। मतलब मजाक था ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। और इसमें मतलब छोटी सी चीज़ समझ, 0 और 1 बस 2 ही कैरेक्टर, और मुझे एक सेंटेंस लिखना है तो भाई लिटरली बहुत सारे 0101 के चीज़ें लिखने पड़ते हैं समझे। इवन कि एक कैरेक्टर लिखने के लिए आपको 3 से 4 बारी इसके 01 के कॉम्बिनेशंस लगते हैं। तो समझ लो कि एक बड़ा सेंटेंस लिखने के लिए क्या हो जाएगा, और फिर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस कैसे दे पाएंगे इसमें। तो ये होता है, काफ़ी हार्ड था जब शुरुआत में था। तो जब कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए थे तो इसी तरह से काम किया जाता था, इसीलिए कंप्यूटर बहुत ही लिमिटेड काम कर पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे एडवांसमेंट के कारण कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो मतलब ह्यूमंस के द्वारा और भी ज़्यादा रीडेबल होता है। मतलब बाइनरी लैंग्वेज में तो भाई 0 1 0 1 है, तो हमें उससे बैठ के कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हम समझ पाएंगे। लेकिन मशीन लेवल जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो हम डायरेक्टली उसका कोड देखकर भी हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है इज़, यहाँ पे इफ़ है, यहाँ एल्स है, ये सब चीज़ें हम देख के समझ सकते हैं कि भाई जैसे इफ़ का मतलब हमारे लैंग्वेजेस में इफ़ का मतलब होता है कि अगर, और वही चीज़ असेंबली लैंग्वेजेस में भी इफ़ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब होता है या, और तो उस लैंग्वेज में भी एल्स का मतलब होता है या। तो इस तरह से असेंबली लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर के करने मतलब करीब ही होता है, लेकिन ह्यूमन के द्वारा रीडेबल होता है। थोड़ा बाइनरी से थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि हम इसको अच्छे से रीड कर पाते हैं, तो हमें याद भी अच्छे से हो जाता है। और ये जो मेनली होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर, जो छोटे छोटे प्रोसेसर्स होते हैं रिमोट्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपने देखा होगा, तो उसमें मेनली असेंबली लेवल लैंग्वेजेस को ही यूज़ किया जाता है। 1 उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा रीडेबल होता है ह्यूमंस के। मतलब मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज में तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो होता है ह्यूमन रीडेबल होता है, और बहुत सारा ऐसा मशीन का कोड होता है जो समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होता है बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी हमारे लैंग्वेज से ज़्यादा क्लोज होता है और कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। तो उसको कंप्यूटर को समझाने के लिए ना हमें यूज़ में लाना पड़ता है कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ स्पेन में, मुझे स्पेनिश नहीं आती और वहाँ के किसी बंदे को हिंदी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे भाई, एक ट्रांसलेटर को पकड़ लेंगे। ट्रांसलेटर जिसे हिंदी भी आती है, स्पेनिश भी आता है, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेटर को बताऊँगा और ट्रांसलेटर स्पेनिश में स्पेन के बंदे को बताएगा। तो उसी तरह से कंपाइलर भी काम करता है। मैं कंपाइलर को जो है अपने ह्यूमन के जो क्लोज लैंग्वेज है उसमें समझाऊंगा, और कंपाइलर जो है कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में यानी बाइनरी में कन्वर्ट करके समझाएगा। तो कंपाइलर बेसिकली ट्रांसलेशन का काम कर रहा होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन के
क्लोज होता है तो उसके लिए ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ती है और वो काम करता है कंपाइलर हमारा। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही जितने सॉफ्टवेयर जो हम ये सब देख रहे हैं, हमारे फ़ोन में जितने सॉफ्टवेयर चलते हैं, हमारे कैमरा में, हमारे टीवी में, हमारे कंप्यूटर में, ये सभी सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सब कुछ का जो कोड होता है, प्रोग्राम होता है, ये सब कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। यानी बेसिकली समझ लो कि बिल्कुल ही अगर कंप्यूटर में बिल्कुल हार्डवेयर से जो चीज़ काम करवानी है वो हम मशीन लेवल में लिखते हैं या फिर असेंबली लेवल में लिखते हैं। तो हार्डवेयर का काम मशीन और असेंबली लेवल का काम होता है और जो सॉफ्टवेयर का काम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस संभालती है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हार्डवेयर बेसिकली जो मशीन्स होते हैं, एक्चुअल जो प्रोसेसर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस माउस को अगर मैं खोलूंगा तो इसके अंदर मुझे छोटे छोटे सर्किट्स दिखेंगे और ये जो लाइट है, ये सब कुछ का जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो असेंबली में या फिर मशीन लेवल लैंग्वेजेस में करते हैं हम लोग। और हाई लेवल यानी ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो हम विंडोज़ में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो सब कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू डेवलप किया जाता है। उसी में से एक हाई लेवल लैंग्वेज है C++। तो C++ हम क्यों सीख रहे हैं, अब इसका जवाब देते हैं। देखो, क्या C++ सबसे ज़्यादा ईजी है? देखो, अगर सबसे ज़्यादा ईजी मैं बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए आज के डेट में पाइथन बहुत ही ज़्यादा रीडेबल है और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं देना पड़ता, कंपाइलर ही आपका बहुत सारा काम कर देता है। सो हम पाइथन से क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? तो होता क्या है ना कि C++ अगर हम सीखेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पता चलेंगे, समझे। C++ एक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड चीज़ है। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था ना मतलब पुराने के डेट में, तो वो था C लैंग्वेज, और उसको ही और एनहेंस करके C++ बनाया गई। तो ये C++ ना बहुत सारे मतलब प्रोग्रामिंग के जितने भी टाइप्स की चीज़ें होती हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और प्रोसीजर, ये सब कुछ C++ करने के काबिल होता है। C++ में ना प्रोसीजरल भी होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये सब क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आगे चलेंगे। मतलब बेसिकली समझ लो कि प्रोग्रामिंग अगर इतना बड़ा है ना तो C++ उसमें से मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रहा होता है। लेकिन पाइथन में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं और बेसिकली वो उसका लिखने का तरीका ना बाकी किसी लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। तो C++ अगर आप सीख रहे हो ना तो आप किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हो, तो आप शिफ्ट कर सकते हो। देखो, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ह्यूमंस को शिफ्ट करने में थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है। और ह्यूमंस को अगर मैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, उस लैंग्वेज का ग्रामर। फॉर एग्जांपल हिंदी का व्याकरण होता है और इंग्लिश का ग्रामर होता है ना, तो उसमें हमें देखना होता है कि वर्ब का पोजीशन कैसे आता है, सब्जेक्ट कैसे आता है, ऑब्जेक्ट कैसे आता है, ये सब चीज़ें हमें देखना होता है, ठीक है। इंग्लिश को लिखने का कुछ अलग तरीका है। आई ड्रिंक वाटर हम लिखते हैं, आई के मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा एंड फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन हिंदी में हम लिखते हैं मैंने पानी पिया, सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया आएगा हिंदी में। तो इस तरह से हर लैंग्वेज को लिखने का ना अलग तरीका होता है और उस तरीकों को हम सिंटैक्स कहते हैं, समझे। तो C++ में प्रोग्रामिंग के मैक्सिमम बेसिक्स कवर हो जाते हैं। तो हमें अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करना है ना तो हमें बस उस लैंग्वेज का सिंटैक्स मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं। और C++ हमारे साथ मतलब बाकी प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट्स को कवर कर ही देता है। C++ के बारे में कुछ चीज़ें मैं यहाँ लेकर लाऊँ कि C++ इज़ अ पॉपुलर, सिंपल एंड मोस्ट केपेबल लैंग्वेज। और ये जो डेवलप है जॉन स्ट्रॉस्टप, शायद मैंने नाम गलत प्रोनाउंस किया उसके लिए सॉरी, जो कि 1979 में बेल लैब्स में इसे डेवलप किया गया था। सी लैंग्वेज जो उस समय बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करते हुए, उसमें और भी कुछ फीचर्स ऐड करते हुए और उसे सी लैंग्वेज से भी फास्टर बनाते हुए C++ को डेवलप किया गया। C++ जो है प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इससे बेसिकली समझ लो कि क्या होता है ना, ये क्या होता है, मैं जब आप प्रोग्रामिंग और डीप में जाओगे ना तो मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अभी आपको लिटरली समझ नहीं आएगा वो चीज़। सो बेसिकली इतना समझ लो ना कि इस तरीके से ना ये जो मतलब बहुत ही कंसाइज तरीका है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक बार कोड लिख दिया ना तो मैं इसे बार बार यूज़ कर सकूँगा। और इसके लिखने का तरीका है जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है, और मैं लिखा ना तो बहुत सारे लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आप मोटा मोटी दिमाग में रख लो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस तरह से काम करता है कि इससे हम अपने एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी बहुत सारे फीचर इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब क्या होता है मैं आगे बताऊँगा। अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन है तो ये सब मैंने बता दिया कि इसके फीचर्स है, ठीक है। अब हम समझ चलते हैं आगे, पीछे नहीं, अब समझ चलते हैं हम आगे कि हम अपने डिवाइस को कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैं सेटअप करने के लिए विंडोज़ में बताऊंगा कैसे सेटअप करते हैं, उसके बाद फिर मैं
एंड्रॉयड में बताऊँगा। और मैं यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर टाइम स्टैम्प डाल देता हूँ कि विंडोज़ में यहाँ से शुरू होता है ख़त्म होता है और एंड्रॉयड में यहाँ से शुरू होता है ख़त्म होता है, तो उसके हिसाब से आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले अब मैं बताता हूँ आपको कि विंडोज़ में आपको कैसे ये सब चीज़ सेटअप करना है। तो विंडोज़ में सेटअप करने के लिए हमें ना 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। विंडोज़ में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है हमारा कोड एडिटर, जिसके थ्रू हम कोड लिख सकेंगे। अब देखो कोड जो है ना, हम किसी भी मतलब एक सिंपल से नोटपैड, आप जानते होंगे, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं ना, वो उस एप्लीकेशन में कर सकते हैं। तो हम नोटपैड में भी कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो एक्चुअल जो कोड एडिटर होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कोड लिखने के ही पर्पज़ से बना होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं ना जो हमें कोड को फास्टली लिखने में और अच्छे से एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। तो वो सब क्या क्या फीचर्स है वो भी मैं बताऊंगा। तो कोड एडिटर में मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, और कंपाइलर भी मैं बताऊंगा कि कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली हमें कोड एडिटर और कंपाइलर दोनों को इंस्टॉल करना है। कंपाइलर जैसा कि मैंने बताया, कंपाइलर के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर का भी यूज़ होता है। सो C++ इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे सब कुछ इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लो। कि मैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, तो आप अगर क्रोम यूज़ करते हैं तो क्रोम ओपन कर लीजिए। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में बता देता हूँ, सेम प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें सर्च करना है आपको VS कोड। तो VS कोड मैंने सर्च किया और यहाँ पर मुझे VS कोड की वेबसाइट दिख गई और मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। अगर आपने ये चीज़ मैक पर ओपन किया है तो आपको यहाँ डाउनलोड फॉर मैक आएगा, और लिनक्स पे किया तो शायद डाउनलोड फॉर लिनक्स आता है, और विंडोज़ में डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है। तो सिंपली मैं डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करूँगा एंड ये डाउनलोड आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, आई हैव डाउनलोडेड इट ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है आपको, वो लिंक जो है ना गूगल ड्राइव का लिंक है। देखो कंपाइलर में प्रॉब्लम ये है ना कि कंपाइलर, हाँ, तो कंपाइलर जो C++ का इंस्टॉल करते हैं ना, जो जनरली लोग MinGW बताते हैं अपने ट्यूटोरियल्स में, जनरली लोग MinGW बताते हैं कंपाइलर को इंस्टॉल करना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि उसमें बहुत सारे पैकेजेस सिलेक्ट करने रहते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस हो जाता है, और फिर उसको वर्क करवाना ना बहुत ही लंबा सा चौड़ा सा हो जाता है। तो और उसमें इंटरनेट भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जब इंटरनेट भी बच जाए और वो अच्छे से काम भी कर पाए, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पैकेजेस है वो सिलेक्ट करके मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया और उन सभी पैकेजेस को एक अलग से जिप फाइल बना दिया, ताकि आप बस सिंपली उस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, आपको और कुछ नहीं करना है। तो उस जिप फाइल का डायरेक्ट लिंक, गूगल ड्राइव का डायरेक्ट लिंक मैंने दे दिया है, उसमें कोई एड्स वगैरह भी नहीं है। सो बस आप उस लिंक पे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही, और आपको इस तरह का गूगल ड्राइव का वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड पर सिंपली क्लिक कीजिए एंड यहाँ डाउनलोड एनीवे पे करने पर करीब 88 MB की फाइल है, तो सिंपल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको भी कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद जो मैंने VS कोड का इंस्टॉलर अपने डाउनलोड करा है वो आपको सबसे ऊपर में ही इस तरह का कुछ दिख जाएगा, और इस पर क्लिक करने पर ही आपको वो ओपन हो जाएगा। अगर हो सकता है कि आपके में ओपन नहीं हो रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोल्डर में वो हाईलाइट करके आपको आ जाएगा और वहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ओपन हो गया, आप में हो सकता है अगर ना हो तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली ये आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके और ये सभी चीज़ों को टिक रहने देना है, और यहाँ पर एक क्रिएट डेस्कटॉप आइकन भी कर देना है, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े बार बार, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप से ही इसे ओपन कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या सेटअप करना है वो बताता हूँ। मेरे में इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि कंपाइलर को कैसे सेटअप करना है। कंपाइलर को सेटअप करने के लिए मैं बता दूं, देखो कंपाइलर को सेटअप करने के लिए आपको ये जिप फाइल मिलेगा। अगर आप में WinRAR इंस्टॉल्ड है तो आप बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर WinRAR में जाके एक्सट्रैक्ट टू C++ कंपाइलर, अगर आप में WinRAR इंस्टॉल्ड है तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली विंडोज़ भी इसका एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आप बस इसे डबल क्लिक करेंगे एंड नहीं, अगर WinRAR इंस्टॉल नहीं है तो भी विंडोज़ भी डायरेक्टली आपको ये इंस्टॉल कर सकता है। आपको बस यहाँ राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है और बस एक्सट्रैक्ट कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि फाइल्स बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद आपको इस तरह से C++ कंपाइलर नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, जो कि कितना स्पेस ले रहा है, आई थिंक इट्स अराउंड 300 MB का स्पेस लेगा। लेकिन ये जो जिप फाइल है वो आपको सिर्फ 88 MB की डाउनलोड करनी है, ठीक है। वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद इतना हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर जाना है, इसके अंदर ये MinGW का फोल्डर मिलेगा और इस फोल्डर पे आपको पहुंच जाना है। इसके बाद हम कंपाइलर को कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद आपको करना क्या है ना, आपको यहाँ विंडोज़ के सर्च मेन्यू में जाना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो हम सर्च करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा
उसके बाद मुझे ये एक पेज खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स। उसके बाद मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखे। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा कुछ नहीं है, बस आपको कॉपी पेस्ट करनी है कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो पाथ है, इस पाथ को मैं डबल क्लिक करूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर वापस से मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर पर जाऊँगा। इसे बंद नहीं करना है आपको, इसी फोल्डर पे आपको ओपन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद C++ कंपाइलर का जो फोल्डर है उसमें mingw फोल्डर के अंदर जाना है और इस फोल्डर में mingw फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है। तो ये सब चीज़ें हाईलाइट हो जाएगी और इसको बस राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिए एंड वापस से यहाँ पर आप जाके इस पर एक न्यू पे क्लिक करना है और न्यू करने के बाद आपको बस सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड दैट्स इट। ये कर दिए आप। और हो सकता है कि इससे भी अगर ना वर्क करे तो आप एक काम और कर सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स के साथ। इसके साथ साथ आप ये इंक्लूड वाला फोल्डर को भी आप कॉपी करके यहाँ पर पाथ में पेस्ट कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप ये बैक जाएंगे एंड देन बिन वाला फोल्डर भी आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सो अगर एक फोल्डर से नहीं हो, क्योंकि कभी कभार पता नहीं कुछ भी एरर आ जाता है। मेरे साथ एक बार ऐसे ही एरर आया था, तो मैंने क्या किया था, इसी तरह से इंक्लूड और बिन फोल्डर को भी इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। वैसे कोई सेंस नहीं बनाता है कि उसी फोल्डर में, लेकिन फिर भी मेरा कभी एक बार काम नहीं कर रहा था तो मैंने ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो इस वाले पाथ में कर दिया। उसी तरह से आपको इसमें भी स्क्रॉल करना है नीचे और यहाँ भी एक पाथ दिखेगा आपको एंड इसमें भी आपको उसी तरह से तीनों चीज़ें कॉपी कर देनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ जल्दी से। सो दोनों पाथ्स में करने के बाद इसको ओके कर देना है एंड सिंपली फिर यहाँ पर ओके एंड अगर यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, मेरे में नहीं आया, आप में भी शायद नहीं आएगा। सो अगर आता है तो अप्लाई देन ओके। सो इसके बाद अगर आप ये चीज़ कर लेने के बाद आपको सिंपली एक चीज़ टेस्ट करना है कि हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। सो कंपाइलर को टेस्ट करने के लिए, हाँ, तो हमारा कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है ना कि कंपाइलर को इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो एक बार आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा और उसके बाद मैं बताता हूँ कि अपने चेक कैसे करना है कि आखिर हमारा कंपाइलर इंस्टॉल्ड है या नहीं। सो चेक करने के लिए आप विंडोज़ में अपना सर्च में जाएंगे एंड सर्च करेंगे हम CMD। अगर आपका विंडोज़ 10, 8 या 7 है तो उसमें आप CMD सर्च कर लीजिए और अगर 11 है तो आप इसमें PowerShell सर्च कर लीजिए, विंडोज़ PowerShell। तो ये दो चीज़ें हैं जिससे आप जिससे भी चाहें कर सकते हैं। मैं PowerShell से कर देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट से भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आना है। अगर आपका कंपाइलर इंस्टॉल्ड नहीं होगा ना, तो आपको, मैंने अभी सेटअप कर दिया है कि ऐसा लगे कि इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं बताता हूँ होगा क्या। तो G++ डालने पर अगर आप यहाँ पे G++ टाइप करके एंटर दबाओगे तो आपको कुछ इस तरह का एरर आएगा कि द टर्म G++ इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। नॉट रिकॉग्नाइज्ड यानी उसे पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये G++ का मतलब क्या है, क्योंकि इंस्टॉल ही नहीं हुआ है। लेकिन जब हमारा सब कुछ सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या कर दिया, इसका रीनेम कर दिया फोल्डर को। सो मैं फोल्डर को वापस से उसी नाम पे कर देता हूँ एंड नाउ इट शुड रिटर्न मी दैट G++ इज़ मतलब ये, एंड नाउ इसे डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि G++ क्या है। सो मैंने G++ लिखा एंड नाउ इट इज़ गेटिंग मी मतलब अनदर एरर। सो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा था कि G++ हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे इसे G++ समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे इनपुट फाइल्स नहीं है, क्योंकि मैंने बस कंपाइलर को ऐसे ही रन कर दिया, इसे कोई फाइल ही नहीं दिया ट्रांसलेट करने के लिए। सो यानी अगर नो इनपुट फाइल वाला एरर आता है तो आपका G++ यानी आपका कंपाइलर जो है इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपको नॉट रिकॉग्नाइज वाला एरर आता है तो एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लीजिए और उसके बाद वो प्रोसेस एक बार फिर से कीजिए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका कोई और सोल्यूशन ज़रूर लेकर नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो हमने कंपाइलर अपना इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इंस्टॉल करेंगे VS कोड हमने इंस्टॉल भी कर लिया, कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लिया। अब थोड़ा सा VS कोड को भी सेटअप कर लेते हैं। हमारा कंपाइलर रेडी हो चुका है, मैंने G++ से करके चेक भी कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन VS कोड। सो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो आपको VS कोड आपने कहाँ से ओपन करना है, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का इस तरह से आइकन बन जाएगा, आप उसको ओपन कर लीजिएगा। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, विजुअल एडिटिंग इवॉल्व, और आपको हो सकता है वर्जन का डिटेल्स वगैरह भी मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ जाना है एक्सटेंशंस पे, यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले आइकन पे, हाँ इस वाले आइकन पे एक्सटेंशंस वाले पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है C++। सो C++ सर्च करने के बाद आपको ये वाला
एक्सटेंशन आ जाएगा आपके सामने। आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड ये एक्सटेंशन जो है ऐप में विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल हो जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल करना है, वो है रन कोड। रन कोड हम यहाँ सर्च करेंगे, रन सर्च करने पर ही आ जाना चाहिए। ये कोड रनर को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मुझे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको बस सिंपली उसे इंस्टॉल कर देना है। एंड इसके बाद हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और कंपाइलर दोनों रेडी है और अब हम कोड को अच्छे से मतलब कोड लिखना, प्रोग्रामिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि एंड्रॉयड में सब कुछ कैसे सेटअप करते हैं। सो मैं लेकर आया हूँ अपना एंड्रॉयड फ़ोन इसके लिए और मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको अपने गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है CXX Droid। CXX Droid पर आपको क्लिक करना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। उस इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह से वेलकम टू CXX Droid आएगा एंड आपको ये सब क्वेश्चंस पूछेगा कुछ आपके लिए सेटअप करने के लिए आपको, ताकि आप अपने हिसाब से इसमें सब कुछ आंसर कर दीजिए। लाइक आई एम एब्सोल्युटली न्यू टू दिस एंड आई एम प्लानिंग टू लर्न C++। एंड उसके बाद ये तीनों ऑप्शन पे टिक कर दीजिए, डार्क थीम, टैब, इंसर्ट स्पेसेस एंड देन कंटिन्यू के बाद यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स वाले प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड देन ये आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेगा, तो उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार आपको परेशान करता है तो आप सिंपली नेट ऑफ कर दीजिए, और अगर फिर भी कुछ परेशान करता है तो मैं इसका मॉडिफाइड APK भी आपको दे दूंगा। आई रिकमेंड नॉट यूजिंग दैट, बट इफ़ इन केस ये डिस्टर्ब करता है आपको बहुत ज़्यादा तो इसके लिए। उसके बाद हम क्या जाएंगे सेटिंग्स में, ताकि ये बहुत छोटा छोटा लिख रहा है ना, सो हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे एंड देन थोड़ा सा इसका अपीयरेंस में जाएंगे एंड देन फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, लाइक 20 समथिंग। हाँ, सो ये अच्छा दिख रहा है। एंड देन अगर इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे तो जो मैं कोड आपको बताऊंगा फर्स्ट प्रोग्राम का ना, वो आप इसमें लिख कर रन ज़रूर कीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी प्रोग्राम लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो ये चीज़ रन हो जाएगा। और इसका भी फॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा है तो मैं इसको भी कर देता हूँ। टर्मिनल सेटिंग्स पे जाएंगे एंड देन फॉन्ट साइज़ यहाँ पर भी इसको भी अराउंड 20 कर देते हैं। सो नाउ इसमें भी बड़े बड़े फॉन्ट्स में सब कुछ लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो गया। अगर आपके फ़ोन में ऑफलाइन जगह, कभी कभार ये होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे फ़ोन में ले लेता है, तो उसका भी एक तरीका है कि हम फ़ोन में सब कुछ ऑनलाइन सेटिंग कर देंगे। आपके फ़ोन में कोई फाइल स्टोर नहीं होगा, वो आपके नेट मतलब आपके क्लाउड सर्वर पे सब कुछ स्टोर हो रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट ज़्यादा है तभी मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़ करने का। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है यहाँ पर रेपलेट पे आपको क्लिक करना है एंड आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं अपडेट कर लेता हूँ उसको फटाफट से एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ इट्स अपडेटेड। आपको इस तरह से इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन पे क्लिक करना है रेपलेट को एंड उसके बाद आपको यहाँ पर साइन इन करने के लिए कहेगा। अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो आप साइन अप पे क्लिक करो, अकाउंट बना रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करो। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप साइन अप पे क्लिक करो और सिंपली गूगल से आप कनेक्ट कर दो। मैं गूगल से यहाँ लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं सिंपली लॉगिन हो चुका हूँ। गूगल से आपको सिलेक्ट करने आएगा, तो वो मैंने पहले कर रखा था, इसके बाद हो गया। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पर C++ शुरू करनी है, आपको ये सब कुछ नहीं दिख रहा होगा, उस समय आपको ब्लैंक होगा, तो आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ लैंग्वेजेस यहाँ सर्च कर सकते हैं। मुझे यहाँ C++ ऊपर ही आ रहा है तो मैं यहाँ सर्च करूँगा C एंड देन आई विल गेट C++ एंड इसके बाद एक क्रिएट रेपल पर क्लिक करूँगा। ये रेपल बेसिकली एक पोजीशन होगा उसके क्लाउड स्टोर में, एक मेमोरी जहाँ पे मेरे सारे फाइल स्टोर हो रहे होंगे और सब कुछ प्रोसेसिंग हो रहे होंगे। तो थोड़ी देर ये टाइम लगाएगा और ये प्रोसेस करके सारे फाइल्स को क्रिएट कर देगा। सो नाउ ये हमारा main.cpp नाम का एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर दिया है और इसमें ये कुछ कोड लिख के ऑलरेडी दे दिया है। और इस कोड को अगर किसी भी कोड को अगर मैंने रन करना है तो ये रन पे क्लिक करेंगे एंड ये कंसोल ओपन हो जाएगा एंड कंसोल पे वो हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, आपको इसको कैसे यूज़ करना है वे भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे फाइल्स वगैरह हैं, यहाँ से अब हम नए फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर शायद हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हाँ, अपलोड भी फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई फाइल है तो। और इस तरह से आप इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें कोड लिखना है एंड इसके बाद यहाँ हमारा कंसोल, जो चीज़ मैं टर्मिनल पे लिख रहा हूँ या पावर शेल पे या CMD में लिख रहा हूँ ना, वो चीज़ आपको यहाँ कंसोल में लिखनी है और जो कोड लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो .cpp करके फाइल्स होंगे उसमें।
सो ये भी आपको काफ़ी अच्छा तरीका है। हालांकि ये इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा लेता है और कभी कभी मतलब थोड़ा सा शायद लैगी वगैरह भी रहता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन वाली ही चीज़ें करने के लिए आपको। एंड बट आप जैसे भी कंफर्टेबल हो। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि ये जो रेपलेट है ना, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी काम करता है, यानी आप इसके साथ साथ आप विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ पे कैसे रेपलेट यूज़ करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। विंडोज़ पे मैंने वो तो बताया आपको कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्टली सब कुछ, लेकिन रेपलेट के थ्रू आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं सब कुछ और बिना किसी इंस्टॉलेशन के। आपको सर्च करना है रेपलेट, एंड ये रेपलेट का ब्राउज़र में आप जाना है एंड वही यहाँ पर साइन अप या लॉगिन आप कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड यहाँ मैं गूगल के थ्रू लॉगिन करूँगा। सो यस, सो आई हैव लॉग्ड इन एयर। सो मैं देख सकता हूँ कि मैंने जो अभी चीज़ें क्रिएट की है ना, वो सब कुछ यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। देखिए माई रेपल्स के अंदर मुझे ये C++ जो मैंने अभी क्रिएट की 33 सेकेंड्स अगो, तो वो मुझे यहाँ दिख गई। यहाँ पर भी आप इसी तरह से क्रिएट न्यू रेपल करके यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करके एंड क्रिएट रेपल कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके आपको ये ओपन करके दे देगा। लाइक देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, सो विंडोज़ में आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। आपका टेक्स्ट एडिटर जो यहाँ रहता है, फाइल्स वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन इधर रहती है एंड कंसोल आपका इधर रहता है। एंड्रॉयड में वो दोनों सेपरेट एक टैब्स की तरह ओपन रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोड लिखना है एंड रन करने के लिए यहाँ रन करेंगे और यहाँ सिंपली रन हो जाएगा। सो विंडोज़ में अगर आप चाहते हैं आपका मशीन जो है वो स्लो है या फिर आप इंटरनेट उतना डाउनलोड करना नहीं चाहते, तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप टर्मिनल वाली चीज़ें तो कर सकेंगे, लेकिन अगर जब आप GUI शायद बनाएंगे तो उसके साथ शायद इसमें प्रॉब्लम्स हो जाए। लेकिन अभी सीखने के लिए आप यहाँ से भी सीख सकते हैं रेपलेट का भी यूज़ करके। सो सेटअप का काम हमारा हो चुका है एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग आवर फर्स्ट कोड। सो अब हमने देख लिया कि हमने सेटअप कैसे करना है अपने डिवाइसेस को, तो सब कुछ सेटअप जब कुछ हो चुका है तो अब शुरू करते हैं सीधा कोडिंग की तरफ। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंडिंग आवर फर्स्ट कोड। अब फर्स्ट कोड अंडरस्टैंड करने से पहले हमें लिखना तो पड़ेगा ना। सो चलिए मैं बताता हूँ आप सबसे पहले किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं एंड किस तरह से सीख सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ में, अगर विंडोज़ में आप हो तो सबसे पहले अपना VS कोड को ओपन कर लीजिए और मैं कहूँगा कि आप सब कुछ ऑर्गेनाइज जैसा रखें। तो एक नया फोल्डर बना लेंगे जहाँ पर आप सब कुछ सीखने वाला फाइल्स को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ C++, और इसमें मैं जो भी चीज़ें ऐड करूँगा उस और इसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ लेक्चर 0, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। इस फोल्डर पे डबल क्लिक करना, अब क्या करना है आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर ओपन विथ कोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये VS कोड आपके लिए वो फोल्डर ओपन कर देगा और आपको बार बार उसके अंदर नहीं खोलना पड़ेगा। आपको यहाँ पे आपको सारी फाइल्स दिख जाएंगी। फिलहाल इसमें कोई फाइल्स है नहीं ना, इसीलिए ये एम्प्टी बता रहा है। तो यहाँ पर हम जाएंगे इस वाले सेक्शन पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल का नेम लिखने में आ जाएगा। तो मैं यहाँ फाइल का नेम में जल्दी से लिख देता हूँ hello.cpp। अब देखो हेलो तो बेसिकली फाइल का नेम हो गया और .cpp जो एक्सटेंशन होता है, जैसे अलग अलग चीज़ों का एक्सटेंशन होता है ना, जैसे वीडियोस का एक्सटेंशन होता है MP4 और सॉन्ग्स का एक्सटेंशन होता है MP3। तो अलग अलग फाइल्स का अलग अलग एक्सटेंशन होता है जो कि बेसिकली हमें बताता है कि ये फाइल किस काम की है। तो CPP का मतलब होगा C++ वाला एक्सटेंशन इसमें है, ठीक है। अब ये मेरा hello.cpp फाइल यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड में ये कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देता है, तो इसको बंद कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। ये वाला पैनल में आपको फाइल्स वगैरह आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर आपको कोड लिखना है, जो टर्मिनल होगा वो आप यहाँ पर जाएंगे, ये एरो आएगा और इसको ऐसे आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ आपको टर्मिनल इसके अंदर VS कोड के अंदर ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल जैसे मैंने फ़ोन पे बताया था जो CXX ड्रॉइड में, उसमें आपको टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस वो प्ले वाला बटन दबाते ही सब कुछ आपका कोड रन हो जाता है। और जो रेपलेट बताया था मैंने, तो रेपलेट में कंसोल वाला जो विंडो है वो आपको टर्मिनल की तरह काम करने वाला है, और VS कोड में तो ये VS कोड और टर्मिनल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग आवर फर्स्ट कोड। तो C++ में सबसे पहले जो मैं कोड लिखूंगा, आप पहले क्या करो, इस कोड को जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए एंड उसके बाद मैं एक एक लाइन को समझाता हूँ कि आखिर किस लाइन क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा हमारा हैशटैग इंक्लूड, जो कि एक प्री प्रोसेसर है। अब ये क्या होता है वो भी बताता हूँ। इंक्लूड हम करेंगे IOStream नाम का एक फाइल को, ठीक है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे देखो
VS कोड का एक और खासियत मैं बताता हूँ कि जैसे कि अगर आप कोड कुछ लिखेंगे और उसमें अगर कोई भी एरर डिटेक्ट होता है, जैसे कई बार होता है कि अगर आप सिंपली बस नोटपैड वगैरह से अगर प्रोग्रामिंग करोगे ना तो आपको कंपाइलर में उसे कंपाइल करना पड़ता है, तब वो कंपाइलर आपको एरर बताता है। लेकिन यहाँ VS कोड ना आपको एक्चुअली एरर को हाईलाइट करके बताता है। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि इस चीज़ में कुछ एरर है। अब क्या एरर है, यहाँ पर अगर होवर करेंगे देखा इंक्लूड एरर, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ, यानी इसको इंक्लूड पाथ नहीं पता है, आखिर इंक्लूड पाथ है क्या। तो हम इसमें यहाँ पर जाएंगे तो ये लाइट बल्ब आएगा एंड एडिट इंक्लूड पाथ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंपाइलर पाथ में जाएंगे, इसको हम स्पेसिफाई कर देंगे अपना C++ कंपाइलर डॉट, ठीक है, G++CXC। तो ये हमारा कंपाइलर जो है वो सेट हो चुका है एंड आई थिंक अब ये एरर गायब हो गया है। बेसिकली क्या है कि जब मैंने नया फोल्डर में VS कोड को ओपन किया तो VS कोड जो सिस्टम वाला सेटिंग्स को नहीं यूज़ करता है। अब मेरे में कंपाइलर 2-3 इंस्टॉल है, एक जो मैं पहले से यूज़ कर रहा था, एक आपको दिखाने के लिए जो यूज़ किया, तो VS कोड उसमें कन्फ्यूज़ हो गया कि एक्चुअली कौन सा यूज़ करना है। अगर आप में एक ही कंपाइलर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी को यूज़ करता है शायद, लेकिन अगर ऐसा आता है तो आप बस वहाँ पर होवर करिएगा, आपको वो बल्ब का आएगा, उसमें एडिट इंक्लूड पाथ पे जाके यहाँ कंपाइलर पाथ के अंदर आपको बस ये G++EXC वाला सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। हाँ, तो इंक्लूड पाथ वाला एरर मेरा सॉल्व हो चुका है। सो नाउ आई विल राइट द कोड यूजिंग नेम स्पेस std। अब देखो VS कोड का एक खासियत ये है ना कि जैसे आप देख रहे हो कि मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ ना तो वो मेन्यू कुछ आ रहा है, तो बेसिकली अगर मैं एक ही चीज़ बार बार लिखना चाहता हूँ ना तो वो मुझे सजेशंस देता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बस नेम ही लिखा था तो उसने बताया कि आप क्या नेम स्पेस लिखना चाह रहे हो, तो मैं बस एंटर दबाता तो वो लिख देता। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी दिखाता हूँ, I लिखा तो मेरे इतने सारे ऑप्शंस आ गए, फिर मैंने N लिखा तो मुझे ये सब चीज़ें आ गई, फिर T लिखा तो मुझे अच्छा इंटीजर, तो मैंने बस इंटीजर पे एंटर दबा दूंगा तो वो चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम मेन एंड देन फंक्शन क्लोज एंड नाउ आई विल राइट द कोड। अब ये जो कोड मेरा क्या करेगा ना, वो एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज आपको प्रिंट करके देगा। तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। सी आउट एंड हेलो world and now this and then return 0। सो ये मेरा पहला जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जानता हूँ मैं, आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस आप इस चीज़ को पूरी तरह से टाइप कर दीजिए अपने कोड एडिटर में एंड देन आप रन कर लो कोड को। रन करने के लिए बस आपको VS कोड में रन करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करना है एंड रन कोड पे क्लिक करना है। सो नाउ ये रनिंग एंड लेट्स वेट, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे ये जब मैंने कोड लिखा तो हमारा ये जब कोड हो चुका है, कोड में एक चीज़ और बताना था मुझे कि यहाँ कंपाइलर पाथ के बाद आपको नीचे जाना है, ये तो यहाँ पर आपको कुछ और अगर ऑप्शन रहेगा तो आपको यहाँ विंडोज़ GCC x86 पे सेट कर देना है इंटेलिजेंस मोड को, ठीक है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू जस्ट राइट क्लिक एंड रन कोड एंड नाउ आवर कोड इज़ रनिंग एंड यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दिख के आ गई। सो मैं बताता हूँ आखिर यहाँ का लिखा हुआ क्या क्या है। देखो सबसे पहले ये है CD। अब ये CD क्या है, तो CD बेसिकली एक कमांड है जो टर्मिनल में हम लिखते हैं, जिसका होता है चेंज डायरेक्टली, मतलब सॉरी जिसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी यानी जो फोल्डर, जिस फोल्डर में ये फाइल है, तो वो कह रहा है कंपाइलर को कि कंपाइलर अपना जो पाथ है वो उस पाथ को चेंज करो उस फोल्डर में जिस फोल्डर में ये फाइल जो है वो स्टोर्ड है। तो उसके बाद ये डायरेक्टरी का एड्रेस दिया हुआ है कि भाई मेरा डेस्कटॉप में C++ के अंदर लेक्चर नाम का फोल्डर है। एंड उसके बाद ये G++ एक कमांड है जो कि ये जो मेरा hello.cpp जो फाइल है उसको कंपाइल करने के लिए है, और कंपाइल करके एक एप्लीकेशन बना दो, कंपाइल करके एप्लीकेशन बना दो जिसका नाम होगा हेलो। तो इसने एक हेलो नाम से एप्लीकेशन बना दिया है, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ hello.cpp के नीचे मुझे हेलो नाम का एक एप्लीकेशन दिख रहा है। लेकिन मैं फोल्डर में भी ओपन करता हूँ तो देखिए ये हेलो नाम का एक एप्लीकेशन, जो कि ये मैंने नहीं बनाया था। ये .VS कोड वाला फोल्डर तो VS कोड ने खुद के लिए बनाया, खुद के कुछ सेटिंग्स को सेव करने के लिए, और ये हेलो CPP जो मैंने अभी ये बनाया वो है। एंड ये हेलो एप्लीकेशन ये बना दिया है इस कंपाइलर ने। तो बेसिकली ये जो रन कोड मैंने किया ना, वो मुझे इतना लंबा चौड़ा जो मैंने कंपाइलर को कमांड दिया वो बस एक क्लिक में मेरे लिए कर दिया गया है, तो ये प्री प्रोग्राम्ड है, ठीक है। उसके बाद अब ये कंपाइल होने के बाद फिर से इसने कहा कि भाई इस पाथ पे ये हेलो नाम का एप्लीकेशन है, इसको रन कर दो। तो रन करने के बाद मुझे यहाँ दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा, क्या यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना नाम, मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ एंड देन आई विल रन द कोड। सो यहाँ देख सकते हैं मुझे अपना नाम दिख गया। तो बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है ना, मेरा नाम टर्मिनल पे
प्रिंट कर रहा है, टर्मिनल पे मेरा नाम वो लिख दे रहा है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल दीज लाइंस मीन एक्चुअली। आखिर आपको कुछ समझ तो नहीं आ रहा होगा कि इस कोड में मैंने किया क्या, इसका मतलब क्या है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज लाइंस मीन एक्चुअली। ओके, सो हेलो वर्ल्ड जो हमारा कोड होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, राइट। सो सबसे पहला जो लाइन होता है हैशटैग इंक्लूड एंड फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं इसे कहेंगे, वो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन के अंदर हमने लिखा है आईओ स्ट्रीम। तो इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो, तो मैंने जैसे बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइम कि मुझे C++ को कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज करने के लिए हमें एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। और कंपाइलर क्या करता है, बेसिकली ट्रांसलेशन का काम करता है कंपाइलर इस केस में। तो अगर आप ही बताइए, अगर मुझे किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ का यूज़ करूँगा जिसे कहते हैं डिक्शनरी। लाइक अगर हिंदी से इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है तो हम हिंदी इंग्लिश वाली डिक्शनरी लेंगे और डिक्शनरी में वर्ड्स को खोजेंगे, है ना। सो बेसिकली क्या करता है ना, अब ये जो मतलब हेडर फाइल है वो एक्ट्स एज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जहाँ पर जो मैंने कमांड्स यूज़ किए हैं इस कोड में, वो कोड के कमांड्स वहाँ डिफाइन होते हैं। यानी कंपाइलर क्या करेगा ना, सबसे पहले ये आईओ स्ट्रीम नाम की एक फाइल है जो कि एक्ट एज अ डिक्शनरी करती है, ठीक है। उस फाइल को ओपन करेगा ताकि वो अपने पास रेडी रखेगा वो फाइल, ताकि अगर मैं जो कमांड यूज़ करने वाला हूँ वो कमांड उस फाइल में, उस डिक्शनरी के अंदर खोजे और उसे समझे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या करना है, समझे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है, तो बेसिकली यहाँ एसटीडी यानी स्टैंडर्ड नेम स्पेस का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखते होंगे आप डिक्शनरी में जो चीज़ें हैं ना वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होती है, राइट। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले ए का आएगा, फिर बी के वर्ड्स आएंगे, फिर सी के वर्ड्स आएंगे, और उसके अंदर भी सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर सी वाले सेक्शन में खोज रहा हूँ तो सबसे पहले सी ए वाले वर्ड्स आएंगे, फिर सी बी वाले वर्ड्स आएंगे, फिर सी सी वाले वर्ड्स आएंगे। इस तरह से अलग अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं ताकि हमें खोजने में आसानी मिले। अब मान लो सब कुछ डेटा बिल्कुल रैंडमली लिखा हो, कहीं भी कोई भी वर्ड का दिया हो, तो क्या आप कभी खोज पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी खोजने के लिए। उसी तरह से ये जो आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल है उसके अंदर जो कमांड के डेफिनेशंस दिए हुए हैं कंपाइलर के लिए ना, तो वो भी कुछ अरेंज रहते हैं नेम स्पेसेस के अंदर। नेम स्पेसेस के अंदर ये अरेंज रहते हैं। और जो हमने यहाँ कमांड यूज़ किया है ये सी आउट वाला ना, वो सी आउट स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर आता है। इस स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर ये सी आउट नाम का कमांड डिफाइंड है, जो कि कंपाइलर को बताता है कि जहाँ भी ये सी आउट नाम का कमांड यूज़ होता है उस समय कंपाइलर को क्या करना है, समझे। उसके बाद फिर मैं आता हूँ INT मेन। अब ये INT मेन क्या है, बेसिकली ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है, ऐसे समझो कि कोई मशीन है और उस मशीन में अगर हम यहाँ से कुछ इनपुट डालते हैं तो वो मशीन हमें कुछ आउटपुट देता है। तो फंक्शंस भी उसी तरह से काम करते हैं। फंक्शंस आर जस्ट लाइक मशीन्स। अगर हम इसमें कुछ इनपुट देंगे तो वो उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। कई बार हो सकता है हमें प्रोसेसिंग कुछ इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़े, जैसे मैंने समझाया था शुरुआत में प्रोग्रामिंग से, तो मुझे कई बार इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बस उस मशीन को रन किया तो वो खुद ब खुद कुछ एक प्रोसेस करता है एंड देन फिर और वो हमें आउटपुट दे देता है। तो बेसिकली यहाँ मेन फंक्शन में इस बार हमें कोई इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। इस बार वो बस मैंने उस फंक्शन को ऑन किया तो वो मशीन रन करके कुछ मैंने लिख दिया कि भाई मशीन जो है ऐसे ऐसे रन करेगा और उसके हिसाब से ये आउटपुट देगी। तो वही कोड मैंने किया। और ये जो मेन फंक्शन है ना, ये C++ के हर एक कोड में होना ज़रूरी है। बिना मेन फंक्शन के कोई भी मतलब C++ का कोड नहीं रन कर सकता। जो भी C++ का कोड है ना, सबसे पहले मेन फंक्शन से ही रन होना शुरू करता है। यानी जो कंपाइलर होता है, जो कंपाइलर इस कोड को एप्लीकेशन में ट्रांसलेट करता है, कंप्यूटर को समझा रहा होता है ना, वो सबसे पहले खोजता है ना कि मेन फंक्शन कहाँ है। मेन फंक्शन जहाँ उसे मिलता है ना, उस मेन फंक्शन को ही सबसे पहले स्टार्ट करता है, उस मेन वाली मशीन को ही सबसे पहले स्टार्ट करता है, समझे। तो यानी ये मेन फंक्शन आप अपने कोड में सबसे ऊपर लिख दो या सबसे नीचे लिख दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मेन फंक्शन आपके कोड में रहना चाहिए और तभी वो चीज़ें काम करेंगी। बिना मेन फंक्शन के आप C++ के अंदर कोई भी कोड नहीं लिख सकते, ठीक है। अगला लाइन है सी आउट। अब ये सी आउट कमांड क्या होता है, सी आउट कमांड का बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि कुछ चीज़, कुछ सेंटेंस या कुछ कोई भी कैरेक्टर टर्मिनल में जब हम लिखना चाहते हैं, टर्मिनल में कोई चीज़ अगर हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं कि टर्मिनल में प्रिंट करना, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है।
तो अगर मैं आगे से यूज़ करूँ कि ये चीज़ मैंने टर्मिनल में प्रिंट कर दी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्चुअल प्रिंटर से प्रिंट कर दिया। इसका मतलब एक्चुअली होता है कि टर्मिनल में वो चीज़ मैंने लिख दी है या मैंने वो आउटपुट लिया, समझे। तो बेसिकली ये जो मेन वाला फंक्शन है, ये जो मशीन है, ये अगर मैं इस मशीन को ऑन करता हूँ तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होना शुरू कर देता है। और इसके अंदर का कोड का मतलब यहाँ आता है कि ये सी आउट कमांड है, यानी सी आउट कमांड अगर वो कंपाइलर पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि मुझे इसके बाद ये डबल लेस देन वाला साइन देकर उसके बाद जो डबल एपिस्ट्रोफी के अंदर जो चीज़ मैंने लिखूंगा उसे टर्मिनल में प्रिंट कर देना है। तो कंपाइलर जैसे ही इस मेन वाली मशीन को चलाएगा वो समझेगा कि अच्छा सी आउट का मतलब ये है कि मुझे ये हेलो वर्ल्ड वाली चीज़ जो भी लिखी हुई है इससे मैंने टर्मिनल में आउटपुट दे देना है। तो जैसे ही ये मेन मशीन ऑन होगी तो मुझे टर्मिनल में ये हेलो वर्ल्ड आउटपुट लिखकर आ जाएगा, जैसे कि मेरे कोड में भी आया था, ठीक है। नाउ व्हाट्स दिस, वाई ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है। तो रिटर्न ज़ीरो का बेसिकली मतलब ये है, जैसे मैं दिखा दूँ, अगर वेयर इज द वीएस कोड, देखो रन कोड वाले में ये रिटर्न ज़ीरो कहाँ आता है, देखो यहाँ पे आया ना एग्जिटेड विथ कोड ज़ीरो। तब इसका मतलब क्या होता है, कई बार होता है कि जब हम बहुत सारे बड़े प्रोग्राम बना रहे होते हैं ना, देखो हमारा ये प्रोग्राम ना सिंपल सा है, इस प्रोग्राम को एग्जिट करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वो बस एक लाइन का उसके कोड एग्जीक्यूट करना है, बस हेलो वर्ल्ड लिख देना है स्क्रीन पर और उसको एग्जिट कर देना है। लेकिन जब हम बहुत बड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो वो 2-3 तरीके से एग्जिट कर सकता है। हो सकता है वो अपना जो काम है वो परफेक्टली करके एग्जिट करे, हो सकता है वो काम जो परफेक्टली ना करे और वो कुछ एरर के कारण एग्जिट करे। तो 3-4 तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जिट कर सकता है। तो ये एग्जिट कोड है, ये जो हमारा प्रोग्राम का एग्जिट कोड है। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि आखिर जो प्रोग्राम है वो किस तरह से एग्जिट किया है। जब बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हम लिख रहे होंगे ना, तब हमें ये एग्जिट कोड हमें मतलब हेल्प करेगा जानने के लिए कि भाई हमारा जो प्रोग्राम है वो किस वे से, हो सकता है कि इस तरीके से एग्जिट किया हो सकता है दूसरे तरीके से एग्जिट किया हो। तो जहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम बड़ा सा होता है ना, तो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने शुरुआत में प्रोग्राम बनाया था कंप्यूटर से पानी लेने का, तो उसमें हो सकता है कि मैं लिख दूँ कि जो कंप्यूटर है वो एरर एग्जिट कोड 2 दे दे अगर उसको किचन के अंदर फ्रिज ही नहीं दिखे। अगर किचन के अंदर हमारा फ्रिज होगा ही नहीं तो कंप्यूटर जाएगा और देखेगा कि भाई इसमें फ्रिज है नहीं, तो हमें एग्जिट कोड 2 दे देगा। जैसे यहाँ पर एग्जिट कोड हमने 0 दिया है, जैसे यहाँ पर मैंने रिटर्न के बाद मैंने 0 लिखा है तो एग्जिट कोड 0 दे रहा है। अगर मैं यहाँ रिटर्न के बाद 5 लिख देता हूँ तो हमें एग्जिट कोड 5 मिला है। देखो कोड इज इक्वल टू 5। तो बेसिकली ये हमारा तरीका होता है ताकि हम ये टर्मिनल में चीज़ें देख सके कि आखिर हमारा जो प्रोग्राम है वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या सही से एग्जिट कर रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के साथ एग्जिट कर रहा है, ताकि हमें पता लग जाता है ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। हो सकता है कि इस पॉइंट के बाद जो प्रोग्राम इधर से प्रोसीड करेगा और इधर से भी प्रोसीड करेगा, हो सकता है हम चाहते हैं कि इधर से प्रोसीड करें लेकिन वो प्रोसीड इधर कर जा रहा है, तो मुझे यहाँ वाला एरर मिलेगा, इधर वाला एरर नहीं मिलेगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आसपास ही कोई गड़बड़ी है हमारे कोड में, ताकि ये जो कोड में गड़बड़ियाँ को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये एग्जिट कोड्स, ठीक है। सो अब मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ जो कि जनरली लोग नहीं करते। तो मैं बताऊँ अगर इसमें से कोई चीज़ लाइन्स अगर मैं नहीं लिखूँ कोड में तब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो पहला लाइन है हमारा इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, अगर यही मैं लाइन कोड में अपने नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा। तो भाई अगर हमारा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई कंपाइलर जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो तो भाई एज अ डिक्शनरी है, वो डिक्शनरी एक्ट करता है और हम उसे बताएंगे ही नहीं कि हमारी डिक्शनरी कौन सी वाली डिक्शनरी यूज़ करती है। मैंने उसे बताया कि मान लो कि इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी यूज़ करनी है तो वो अच्छे से काम कर दिया, लेकिन अगर मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और मैंने उसे हिंदी और मराठी वाली डिक्शनरी दे दी तो वो काम नहीं कर पाएगा, या फिर मैं उसे कोई डिक्शनरी दूंगा ही नहीं तो भी वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो आइडियली तो यही होना चाहिए। तो मैं इससे हटा देता हूँ उस कोड को एंड देन आई ट्राई टू रन द कोड। सो नाउ लेट्स सी। देखो इन फंक्शन int main cout was not declared in this scope। तो इसको बेसिकली ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सी आउट का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने बताया मैंने उससे डिक्शनरी ही हटा दी, उसको डिक्शनरी दी ही नहीं, तो उसे इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता चल रहा है, समझे। कुछ चीज़ें जो बेसिकली डिफाइंड होती है जैसे int main, ये सब चीज़ें डिफाइंड रहते हैं, समझे। अगर यहाँ पे
तो कुछ चीज़ें डिफाइंड रहती है, जैसे रिटर्न है, इंट है, मेन है, यूजिंग नेम्स, ये सब चीज़ें तो डिफाइंड है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि भाई सी आउट का मतलब क्या होता है। अब देखो ये डिक्शनरी का काम क्या है बेसिकली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कंपाइलर को हम पहले से ही बता दें? तो बेसिकली सी प्लस प्लस ऐसी चीज़ है ना जो कि लाइब्रेरीज पे बेस्ड होती है, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखो होता क्या है ना, हम खुद से भी सी प्लस प्लस के कुछ भी कमांड्स डिजाइन कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ देखो, बहुत सारे कमांड्स ऑलरेडी सी प्लस प्लस में इंक्लूडेड है, लेकिन अगर हम चाहते हैं, हमें कुछ पर्टिकुलर नीड हो रही है अपने कोड के हिसाब से, तो हम खुद से भी अपना, अगर हमारे पास पर्याप्त नॉलेज है तो हम खुद से भी अपना कोई भी कमांड बना सकते हैं और उस सी प्लस प्लस में ऐड कर सकते हैं। हम खुद की, यानी कि एक डिक्शनरी खुद की बना सकते हैं और उस कंपाइलर को दे सकते हैं। यहाँ पे सी आउट का जगह मैं कह देता हूँ, मैं इसको अपने नाम से भी कर सकता हूँ, मैं इसे लिख दूंगा सृजल, तो जब भी मैं सृजल लिखूंगा तो वो सी आउट वाला काम करेगा। इस तरह से मैं खुद की डिक्शनरी खुद से बना सकता हूँ। इसीलिए सी प्लस प्लस में ये डिक्शनरीज को ऐड करने का ऑप्शन रहता है, ताकि आप अगर खुद से भी कोई डिक्शनरी बनाना चाहो तो आप वो डिक्शनरी बना दो, जहाँ पे ये सभी डिक्शनरी स्टोर्ड रहती है उस फोल्डर में अपनी डिक्शनरी को डाल दो एंड यहाँ पे इंक्लूड कर दो। ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, यू आर फ्री टू डू दिस। और सी प्लस प्लस इज अ ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि हर कोई जो यूज़ कर रहा है वो भी इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकता है। हो सकता है आपको सी प्लस प्लस यूज़ करते टाइम आपको लगे कि यार कुछ ऐसा चीज़ है जो कि मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर ना एक और कमांड ऐसा होना चाहिए जो इस बड़े प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देगा, तो आप उस तरह खुद का भी कमांड बना सकते हो। हो सकता है आपको अपने कोड के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए कुछ चीज़ नीड है जो कि आप देख रहे हो कि यार इतना बड़ा चीज़ मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप खुद से एक कमांड बना सकते हो। तो जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। डिक्शनरी में हम अपनी खुद की वर्ड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, और इसीलिए ये डिक्शनरीज को ऐड करने का ऑप्शन रहता है। और डिक्शनरी जैसे मैंने यहाँ ऐड नहीं किया तो ये कंफ्यूज हो गया, ठीक है, तो मुझे ये डिक्शनरी ऐड करना ज़रूरी है। हो गया भाई। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में डिक्शनरीज को ऐड करना ज़रूरी होता है, और डिक्शनरीज हम खुद की भी बना सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट डिक्शनरीज कुछ होती है उनको तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन खुद की भी डिक्शनरी अपने से वही बना सकते हैं। तो नाउ इन यूजिंग नेम स्पेस std, अब देखो जैसे मैंने बताया डिक्शनरी में चीज़ें अरेंज रहती है, तो अगर ये हटा दूँ तब क्या होगा? जैसे कि अगर मुझे पता है कि कोई वर्ड का जो है वो वर्ड लेटर सी से शुरू होता है, तो हम डिक्शनरी को डायरेक्टली सी पर ही खोलेंगे, है ना। हम ए और बी पे से ही खोजना क्यों शुरू करेंगे वर्ड को, जब हमें पता है यार कि वो सी पर ही है वो वर्ड, तो हम सी से ही खोजना शुरू करेंगे, सी वाले सेक्शन से ही ना। तो इस चीज़ को हटा देंगे तब क्या करेगा कंप्यूटर, तो देखते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। इसको हटाने पर कंप्यूटर क्या करता है, ठीक है। तो मुझे देखो कुछ एरर दिया, लाइक इन फंक्शन int मेन, यानी मेन फंक्शन के अंदर एरर सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, सजेस्टेड अल्टरनेटिव। देखो तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि भाई सी आउट हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई डिक्शनरी में ना बहुत सारे कमांड्स अलग अलग जगह पर डिफाइंड होते हैं, तो उसको खोजने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये देखो कंपाइलर की मतलब थोड़ा सा बुद्धि देखो कि आपको, देखो मुझे सी आउट नहीं समझ में आ रहा है कि आप सी आउट क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन मुझे इसका मिलता जुलता ये कमांड दिख रहा है std सी आउट, तो क्या आप ये यूज़ करना चाह रहे हो? तो इसको हम यहाँ लिख के देखते हैं। ये जो कंपाइलर ने बताया कि इससे मिलता जुलता कमांड, मुझे जो IO स्ट्रीम आपने फाइल बताई, देख सकते हैं ये IO स्ट्रीम फाइल का पूरा लोकेशन दिया हुआ है, तो यही बता रहा है मुझे कि जो IO स्ट्रीम फाइल बताई आपने उसमें 62 नंबर लाइन के अंदर 18th कैरेक्टर के पास, यानी एकदम पूरा वो एड्रेस बता दिया कि कहाँ पर ये चीज़ डिफाइंड है। यानी ये जो आप यहाँ से ये IO स्ट्रीम फाइल खोल सकते हो, उसके बाद वो 62 वाले लाइन पे जाएंगे और 18th कैरेक्टर के पास आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यानी ये पूरा आपको कंपाइलर एक्चुअली बता रहा है कि देखो भाई हमें सी आउट, देखो मैंने कहा ना कि कंप्यूटर को हम कंफ्यूज नहीं कर सकते, कंप्यूटर के पास खुद की बुद्धि नहीं है। कंप्यूटर इतना मुझे बता रहा है कि भाई देखो मुझे ये std सी आउट जैसा कुछ मिल रहा है, क्या आप ये कहना चाह रहे हो, लेकिन वो खुद से चीज़ नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने उसे ये इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई सी आउट वाला काम करो, लेकिन हमें ये नहीं दिया कि आप मेरे कोड को चेंज कर दो, समझे। सो कंप्यूटर के पास देखो कैपेसिटी है चीज़ें करने की, ठीक है, यानी वो बता रहा है कि भाई मुझे लग रहा है कि आप ये कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन वो खुद से नहीं किया। क्यों, है ना। आप सोच रहे हो कि भाई जब वो बता सकता है ये चीज़ तो वो खुद से क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब वो कुछ खुद से ही कंप्यूटर कर देता तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही क्या पड़ती। जैसे कि मैंने बताया कंप्यूटर में खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो चीज़ें सर्च करने लग गया,
जैसे मैंने बताया कि भाई आईओ स्ट्रीम फाइल मैंने उसे बता दी, तो वो उस आईओ स्ट्रीम में सर्च करने लगे भाई इससे मिलता जुलता कुछ है या नहीं, तो वो मिलता जुलता खोज के मुझे बता रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो। तो हम देखते हैं, अगर मैं वही ऐड कर दूं, जैसे मैंने यही लिख दिया stdcout, तब अब क्या कंप्यूटर मुझे क्या आउटपुट देता है, तो नाउ इट्स वर्किंग करेक्टली, हेलो सृजल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ऊपर से वो लाइन हटा दी यूजिंग नेम स्पेस std, लेकिन जब भी मैं ये कमांड cout लिख रहा हूँ तो मैं उसे बता दे रहा हूँ भाई कि std नाम से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी में भाई अगर मुझे कैरेट का मतलब सर्च करना है तो मुझे हमें बाय डिफॉल्ट पता होता है कि कैरेट जो है वो सी लेटर से शुरू हो रहा है, तो डिक्शनरी में भी उसका मीनिंग जो है सी वाले सेक्शन में ही होने वाला है। तो ये उसी तरह से हम कंप्यूटर को बता देंगे भाई ये कमांड जो है std से शुरू हो रहा है, यानी ये std नाम के नेम स्पेस में होगा, तो वो वहाँ जाके उसे खोज देगा। बहुत ही सिंपल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, अलग अलग लाइन में लिखना है, अलग अलग जगह cout यूज़ करना है ना, तो मुझे ये std और ये डबल कॉलन ना बार बार यूज़ करना पड़ेगा। जितनी बार मैं ये cout लिखूंगा मुझे उतनी बार यूज़ करना पड़ेगा। तो उस सब का झंझट को हटाते हुए हम डायरेक्टली बस एक लाइन में यहाँ लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। तो बेसिकली करेगा क्या कंपाइलर, जब भी उसे कोई भी कमांड दिखेगा तो वो बेसिकली ये मेरे लिस्टेड नेम स्पेसेस में सबसे पहले जाके खोजेगा कि भाई ये cout कहीं std नेम स्पेस पे तो नहीं है, ये सी, या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई सृजल नेम स्पेस दे दूँ तो सर्च करेगा क्या ये cout सृजल नेम स्पेस पे नहीं है, समझ रहे हो। तो मुझे std ना वो बार बार लिखना पड़ता अपने कोड में, उसके लिए मैंने ये std डायरेक्टली एक ही बार वो उस लाइन में डिफाइन कर दिया कि भाई std का यूज़ करेंगे, आप अपना देख लो, ठीक है। उसके बाद भाई int मेन, जैसे मैंने बताया कि int मेन यानी मेन नाम का फंक्शन रहना चाहिए ज़रूरी। अब इस मेन नाम का आप दूसरा फंक्शन बिल्कुल नहीं बना सकते, ये मेन नाम का ही फंक्शन रहना चाहिए। और यहाँ पे ये भी नहीं कि अगर स्मॉल m है तो शायद आई थिंक सो कि अगर मैं इसे कैपिटल M कर देता हूँ तो भी ये वर्क नहीं करेगा। सी ये कह रहा है कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि बेसिकली मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन उसको मिल ही नहीं रहा है, और ये मेन क्या है उसको कुछ नहीं पता। तो यानी कि C++ में ना आपको कैरेक्टर्स का स्मॉल है या कैपिटल है ये सब चीज़ भी ध्यान देना पड़ता है, यानी ये मेन नाम का फंक्शन इस कोड में प्रेजेंट रहना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया था, तभी होगा। अब नाउ यू कैन नोटिस अ थिंग जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन आप हो सकता है नोटिस करे होंगे। हाँ, तो ये देखो कि ये तीनों स्टेटमेंट्स में ना लास्ट में सेमी कॉलन दिया हुआ है। तो सेमी कॉलन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? सेमी कॉलन का मतलब C++ के कोड में ये होता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो चुका है, यानी कि अगर ये सेमी कॉलन हम नहीं देंगे ना तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट एंड कहाँ हो रहा है। वो स्टेटमेंट का एंड ही नहीं समझ पाएगा तो वो पूरा स्टेटमेंट को समझेगा ही नहीं कि हमें करना क्या है। ये समझ लेगा भाई cout है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेगा कि अच्छा ये हेलो सृजल वाले जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसको टर्मिनल में प्रिंट करना है। उसके बाद देखेगा कि अरे इसके आगे तो और भी कोड होना चाहिए, या तो और भी कोड डाल दो या फिर सेमी कॉलन डाल दो। तो कंपाइलर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई करना क्या है। मैंने बताया कि कंपाइलर ये भी, जैसे कि मैंने अगर यहाँ से ये हटा दिया सेमी कॉलन ना, तो मुझे कंपाइलर ये बताएगा कि वहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है। देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ गया, सबसे नीचे। हाँ देखो, इन मेन फंक्शन देखो 8 नंबर लाइन पे 5 नंबर कैरेक्टर पर, यानी देखो 8 नंबर लाइन पे है ना, 8 लाइन पे यहाँ पर 5 नंबर यानी 1 2 3 4 5 इधर पे आएगा। यहाँ पूरा भाई यहाँ सेमी कॉलन होना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सेमी कॉलन होना चाहिए। तो बेसिकली क्या कर रहा है ना, ये यहाँ के जगह यहाँ बता रहा है, क्योंकि ये लाइन सोच रहा है कि भाई इसके नीचे मैंने लिख दिया हूँ। तो अगर मैं देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं सेमी कॉलन यहीं लगाऊँ, मैं एकदम नीचे जाके अगर मैं ये सेमी कॉलन यहाँ लगाता हूँ ना, तो भी ये समझ लेगा कि भाई ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना ये यहाँ पर एंड हो चुका है। मैं यहाँ पर अगर मैं रन कोड करता हूँ, देखा सेमी कॉलन मुझे ज़रूरी नहीं एकदम यहीं पे लगाना, लेकिन क्या होता है ना कि भाई क्लीनलीनेस के लिए, ताकि सिर्फ मुझे नहीं देखना है ना कोड, चाहता हूँ मैं कि मैं अगर कोड लिखूँ ना तो और भी लोग जो भी पढ़े तो वो भी चीज़ों को समझ सके अच्छे से। तो उसके लिए हम भाई सेमी कॉलन इधर उधर कहीं नहीं लगाते हैं। भाई पता चला कि इस लाइन में कोड खत्म हुआ है, 10 लाइन के बाद सेमी कॉलन लगा दिया तो कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा इंसान। कंप्यूटर तो नहीं कंफ्यूज होगा, उसको वो बस सेमी कॉलन खोजता है, ये कोड हो गया उसके बाद सेमी कॉलन कहाँ है, सेमी कॉलन कहाँ है, 4-5 लाइन के बाद भी होगा ना तो भी वो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन भाई इंसानों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये चीज़, है ना। तो अब ये चीज़ समझते हैं। अब ये रिटर्न वाला फाइल, रिटर्न वाला का ज़रूरत क्या है, मैंने बताया कि भाई ये एग्जिट कोड बताता है, तो ये इसको हटा देंगे तब क्या होगा। तो बेसिकली इसको हटाने से कुछ नहीं होता। देखो हमारा फिर भी आता है बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड होता है एग्जिट कोड, बाय डिफ़ॉल्ट जो एग्जिट कोड होता है वो होता है 0, यानी क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट कोड होता है वो तो 0 ही होता है, तो वो मुझे 0 वाला ही
एग्जिट कोड हमेशा देगा अगर वो लाइन मैंने नहीं लिखी होगी। लेकिन अगर मुझे कोई पर्टिकुलर कोड चाहिए होता है ना, तो वो मुझे वहाँ लिखना पड़ता है। और रिटर्न फंक्शन का एक यूज़ और है ना कि बेसिकली ये हमारा फंक्शन है ना, तो फंक्शन जैसे मैंने बताया कि फंक्शन कुछ इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, कुछ आउटपुट देता है। तो जो फंक्शन में आउटपुट जाता है ना, वो आउटपुट हम रिटर्न वाले फंक्शन का यूज़ करके लिखते हैं, रिटर्न कमांड का यूज़ करके लिखते हैं। यहाँ पर जो मेन फंक्शन उसका टाइप है इंटीजर। अब ये इंटीजर बेसिकली वेरिएबल्स का टाइप होता है। जैसे जानते हैं ना मैथ्स में हम पढ़े इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को कलेक्टिवली इंटीजर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मेन है, ये मेन फंक्शन किस तरह की इनपुट और आउटपुट दे सकता है, वो इंटीजर तरह की इनपुट आउटपुट दे सकता है। अब इसको और डिटेल्स पे हम वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन बेसिकली ये समझो कि इंटीजर मेन का मतलब ये होता है कि जो मेन नाम का जो भी फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज इनपुट में लेगा और इंटीजर वैल्यूज आउटपुट में लेगा। अब यहाँ ये देखो कि मैंने ये जो नॉर्मल ब्रैकेट्स है पैरेंथेसिस, इसको यहाँ क्यों लगा रखा है, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, तो इसका ज़रूरत क्या है। तो इसके अंदर अगर कुछ मैं लिखता हूँ ना, तो वो बेसिकली इस फंक्शन का इनपुट जाता है। कोडिंग लैंग्वेज में हम इनपुट्स को पैरामीटर कहते हैं। ये फंक्शन जो है वो उन पैरामीटर्स को लेता है और उसमें कुछ ऑपरेशंस करके आउटपुट देता है। तो ये पैरामीटर्स इसके अंदर लिखते हैं। फिलहाल हमें कोई इनपुट की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बस इसे एम्प्टी रख दिया। तो क्यों एम्प्टी रख दिया भाई, इसको हटा भी तो सकते हैं, हटा के देखते क्या होता है। देखो हटाने के बाद बोलता है कि भाई पता नहीं कुछ लंबा चौड़ा। देखो एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन बिफोर दिस टोकन, मतलब उसको मतलब कुछ उल्टा पुल्टा एरर। अब इतना लंबा एरर एक्सप्लेन करने में मुझे हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली वो पैरेंथेसिस अगर मैं देता हूँ तो कंप्यूटर समझेगा कि ये फंक्शन है। लेकिन अगर ये पैरेंथेसिस मैं हटा देता हूँ, लाइक अगर ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो ये फंक्शन एक नहीं रहता, ये मेन नाम का एक वेरिएबल बन जाता है। तो मुझे यहाँ पर मेन फंक्शन इंक्लूड करना है अपने कोड में हमेशा, इसीलिए मुझे यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड करना ज़रूरी है। ये पैरेंथेसिस जिस भी चीज़ के आगे लगा दूंगा ना, तो वो एक फंक्शन बन जाता है। जिस भी वेरिएबल के आगे ये पैरेंथेसिस लगा दूंगा वो एक फंक्शन बन जाता है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं कुछ डाल देता हूँ तो वो उस फंक्शन का पैरामीटर होता है। तो ये ऊपर से मैंने फंक्शन की चीज़ें सिखाई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ना कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, डेटा टाइप्स कैसे होता है, फंक्शन आगे की वीडियोस में हम समझने वाले हैं। तब आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा कि फंक्शन और पैरामीटर कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो ये जो C++ का मैंने अलग अलग लाइन्स में लिखा ना, मुझे ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, देखो इसको यहाँ डाल दूंगा। सो अब बेसिकली मैंने किया क्या ना, ये सब कुछ जो कोड मैंने 8 लाइन्स में लिखा था ना, उस 8 लाइन वाले कोड को उठा के एक ही लाइन में कर दिया। तब क्या मेरा काम करता है कोड, देखते हैं रन करने में मेरा कोड फिर भी काम कर रहा है। सो मैं 8 लाइन्स में क्यों लिख रहा हूँ अपने कोड को। तो अब ये देखो कि भाई इस कोड की रीडेबिलिटी कितनी है। अब भाई कोई भी इंसान अगर पढ़ने आएगा तो भाई यूजिंग नहीं हुई, क्या कर दिया, एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया। और सोचो ये तुम्हारा बहुत ही छोटा सा सिंपल सा कोड है, अगर बहुत ही लंबा सा कुछ कोड होगा और मैं सब कुछ एक लाइन में लिख दूँ, तो इंसान, हम और आप, जो दूसरा इंसान इस कोड को अगर कोई पढ़ने आएगा तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि आखिर वो लिखा हुआ क्या है, और उससे कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, समझे। कंपाइलर के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। कंपाइलर को मैंने बताया ना, जहाँ पे उसका सेमीकोलन दिखेगा ना, उसे लग जाए कि भाई यहीं पे ये एंड हो गया है स्टेटमेंट, इसके बाद अगला स्टेटमेंट शुरू है। तो कंपाइलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है एक लाइन में सब कुछ लिख देना, ये प्रॉब्लम होता है ह्यूमंस को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, कोड को अलग अलग लाइन्स में इस तरह से लिखते हैं, ताकि क्या इस कोड की रीडेबिलिटी बनी रहे, ताकि कोई भी इंसान अगर इस कोड को आएगा ना, तो वो अच्छे से आसानी से इस चीज़ को पढ़ के समझ सकता है, समझे। चाहते तो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं सब कुछ, लेकिन अलग अलग लाइन से लिखने से फ़ायदा ये है कि रीडेबिलिटी बनी रहती है हमारे कोड की, राइट नाउ। सो अब हमारा ये चीज़ खत्म हुआ। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अब देखो मैं यहाँ सी आउट सीजर लिख दिया, और नाउ आई विल राइट सी आउट हेलो एवरीवन, ठीक है। अब मैंने लिख दिया यहाँ हेलो एवरीवन। तब मैंने यहाँ लिखा है अलग अलग लाइन्स पे, जैसे कि मैंने बताया कि एक लाइन में लिखूँ चाहे अलग लाइन में, कंपाइलर को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि मैंने यहाँ अलग अलग लाइन्स में लिखा है हेलो सीजर एंड हेलो एवरीवन, लेकिन कंपाइलर ने ये सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, एक ही साथ प्रिंट कर दिया। आखिर ये क्यों हुआ। तो बेसिकली कंपाइलर के लिए जैसे अभी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई मैं कोड में
सब कुछ अलग अलग लाइन्स में लिखूँ या एक लाइन में लिखूँ, कंपाइलर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपाइलर यहाँ सेमीकोलन देखेगा, उसके बाद से सब कुछ उसके लिए अगला कमांड है, अगला कमांड के बाद जो सेमीकोलन देखेगा उसके बाद अगला कमांड है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से लिखूँ तो मुझे एक कमांड और ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम है एंड लाइन कमांड। एंड लाइन कमांड क्या होता है, बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड एल। एंड एल का मतलब होता है एंड लाइन, और यहाँ पे ज़रूरत नहीं है खैर। तो बेसिकली मैंने ये फर्स्ट लाइन के बाद लिखा कि भाई हेलो सीजल हो गया, हेलो सीजल के बाद एंड एल यानी एंड लाइन करना है, यानी ये लाइन खत्म हो गई, अब जो भी चीज़ प्रिंट करवाऊंगा ना वो दूसरे लाइन में प्रिंट करना है। तो कंपाइलर के लिए एंड एल का मतलब ये होता है। तो मैंने यहाँ सीरियल के बाद एंड एल यानी एंड लाइन वाला कमांड लिख दिया, तो उसने हेलो एवरीवन दूसरे लाइन में प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, हो सकता देखा मतलब अब ये सब कुछ मैं एक ही लाइन में लिख सकता था, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए अलग अलग करते हैं। और अगर मैं अलग अलग लाइन में ऐसे भी लिख देता हूँ ना तो कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अगर लाइन चेंज करवाना है प्रिंट करने का तो मुझे ये एंड एल कमांड का यूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो VS कोड का ये खासियत है ना कि अगर इस पर आप होवर करेंगे ना तो यहाँ पर आपको उस कमांड की पूरी डिटेल दिख जाएगी। देखो राइट अ न्यू लाइन एंड फ्लश द स्ट्रीम। अब यहाँ आप यही समझो कि राइट द न्यू लाइन इसका मतलब होता है, समझे। तो VS कोड की यही खासियत है, मैं अब जो बता रहा था ना कि एक कोड एडिटर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो ये एक फीचर है कि आप किसी भी कमांड का जिसका आपको मतलब नहीं समझ आ रहा ना तो वो आप चीज़ समझ लो कि भाई इस पर आप होवर करेंगे तो आपको हर कमांड का आपको वो मीनिंग समझा देगा कि भाई ये किस चीज़ का मतलब है, क्या होता है, समझे। सो नाउ टुडेज लेक्चर इज काइंड ऑफ ओवर, ठीक है। So now today's lecture is over. Now these are some assignments for you to practice upon. So देखो सो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सैम्पल सा पैराग्राफ लिख दिया है। तो आप क्या करो, सी आउट और एंड एल कमांड को यूज़ करके यहाँ पर आप इस तरह से पैराग्राफ को लिखना है आपको, मतलब जिस तरह से पैराग्राफ यहाँ डिस्प्ले हुआ है ना उसी तरह से आपको वहाँ लिखना है। आई मीन कि ये लाइन है ना, ये यहाँ पर ये परफॉर्मिंग अ पे ही खत्म हो जानी चाहिए लाइन, फिर दूसरा अकम्प्लिशिंग अ, एंड उसके बाद तीसरा लाइन जो है वो बिल्डिंग एंड से एंड पर खत्म होनी चाहिए। यानी जिस तरह से ये लिखा है आपको कोशिश करना है सी आउट और एंड एल का कमांड को यूज़ करके इस तरह से लिखने का, ठीक है। नाउ जो सेकंड जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ मैंने नहीं बताई। हालांकि चीज़ें सिंपल है लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो कि बेसिकली है कि दो नंबर्स के सम को प्रिंट करना है। आप कोई भी रैंडम नंबर खुद से भी चूज़ कर सकते हो, आप वो सिंगल डिजिट डबल डिजिट वो मैटर नहीं करता, तो आप वो सम को प्रिंट करना है। एंड आप कोड अगर आपको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आप बिल्कुल समझ नहीं आया तो आप कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और इन दोनों का सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। टिल देन थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।